नेक्स्ट वील बिगिन विद द एवोल्यूशनल इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का क्या है? इट वाज अर्थ वाज क्रिएटेड नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये बस ऐसे पता होना चाहिए। एंड हैज़ इवॉल्व फ्रॉम barren rocky and hot object within a thin atmosphere of hydrogen and helium। ठीक है, तो वो ऐसा था पहले। एंड दिस इज द टाइमलाइन विच इज गिवन ओवर हियर। अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो वी हैड द बिग बैंग। उसके बाद 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्स फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। फिर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स स्टार्टेड। तो उसी टाइम पे समवेयर अराउंड दैट टाइम ओनली अर्थ वाज आल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, देन 4.4 बिलियन ईयर्स अगो द मून वाज फॉर्म्ड। उसके बाद में ओशंस वर फॉर्म्ड और ये सब है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट। ये पता होना चाहिए कि लाइफ कब स्टार्ट हुआ? अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, सो वी लुक एट दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी रीड द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर देखते हैं। विद ग्रेविटेशनल कंप्रेशन अर्थ का डेंसिटी इंक्रीज्ड, है ना, एंड इंटरनल टेम्परेचर रोज, हेवियर मटेरियल्स sank टू द सेंटर while lighter ones moved to the surface। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि अर्थ का क्रस्ट किस चीज़ से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। आई एम सॉरी, इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकेट्स, वेयर एज जो कोर है इट इज़ मेड अप ऑफ नाइफ मतलब निकल एंड फेरम आयरन। ठीक है, और ये सारे स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का। वी हैव द क्रस्ट, देन मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, नेक्स्ट है 3 स्टेजेस एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के स्टेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड वाज दैट द प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर वाज लॉस्ट। ठीक है, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर में क्या क्या था? वी हैड हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, एंड हाउ वाज दिस लॉस्ट? इट वाज लॉस्ट ड्यू टू द सोलर विंड्स ऑफ द सन। ठीक है, उसके बाद में डीगैसिंग हुआ था, दैट इज जो अर्थ कूल होना स्टार्ट हो गया था ना, सो इट स्टार्टेड रिलीजिंग वाटर वेपर एंड सर्टन अदर गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज डीगैसिंग, और उससे द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज्ड। ठीक है, देन आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस लाइफ इवॉल्व, और लाइफ से फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड हैपनिंग, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? अर्ली लाइफ वाज कन्फाइंड टू ओशंस एंड फोटोसिंथेसिस इवॉल्व। फिर उससे ऑक्सीजन गॉट सैचुरेटेड इन द ओशंस एंड इवेंचुअली इट फ्लडेड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो अर्ली एटमॉस्फेयर वाज नॉट ऑक्सीजन रिच बट फ्री ऑक्सीजन अपीयर्ड मच लेटर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह जब स्टार्ट हुआ उसके बाद में ऑक्सीजन स्टार्टेड कमिंग आउट, मतलब बनना शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोस्फेयर। सो हाइड्रोस्फेयर क्या रहेगा? देखो, इसमें रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्केनिक आउटगैसिंग काफ़ी हुई थी, दैट इज continuous volcanic eruptions they release large amounts of water vapor into the atmosphere, and this whole process is known as volcanic outgassing। ठीक है, फिर कूलिंग एंड कंडेंसेशन हुआ था, दैट इज़ द अर्थ्स टेम्परेचर डिक्रीज, है ना। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड था इट गॉट डिजॉल्व इनटू रेन वाटर, देन इन कूलिंग इनहांस हो गई, है ना। एंड रेपिटेड कंडेंसेशन और ये पूरा साइकिल से प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। ठीक है, एंड दिस रेनफॉल रिजल्टेड इनटू ओशनिक फॉर्मेशन। ठीक है, तो रेन वाटर एक्यूमुलेटेड इन सरफेस डिप्रेशंस और उससे वही ओशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, एंड दिस वाज स्टार्टेड नियरली 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म्ड, है ना, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एंड नियरली 4 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन ऑफ ओशंस स्टार्टेड। ठीक है, तो ये वोल्केनिक इरप्शंस आर द कोर रीजन वाई दिस स्टार्टेड। ठीक है, क्योंकि दे यूज टू
रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, और वहीं से फिर कंडेंसेशन वगैरह होके रेनफॉल स्टार्टेड हैपनिंग. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो एज I already told you, interior of the earth is a layered structure, है ना. सो एंड हम लोग इसके बारे में वी ओनली नो वाया इनडायरेक्ट एविडेंस, बिकॉज ऐसे कोई स्लाइस करके तो देख नहीं पाएगा अर्थ को, है ना. सो इनडायरेक्ट एविडेंस हैज प्राइमरली बीन यूज्ड टू determine what is inside the earth. ठीक है. The radius of the earth is around 6,370 kilometers. ठीक है. एंड वी हैड लर्नड कि diameter कितना, equatorial diameter was different, it was 12,756, whereas the polar diameter was 12,714. ठीक है, ये किलोमीटर्स है ना, ये हमने पहले पढ़ लिया था. ठीक है. और इसी का हाफ विल बी द अर्थ्स रेडियस. ठीक है. और इट इज़ क्वाइट अ लॉट. और जो हमारे ड्रिल्स होते हैं, ह्यूमन मेड ड्रिल्स, दे हैव ओनली रीच्ड अ डेप्थ ऑफ अप टू 12 किलोमीटर्स टिल नाउ. ठीक है. कोला सुपर डीप बोरहोल करके एक है, वो बस 12 किलोमीटर्स तक गया है नीचे, वेराज ये हमारा रेडियस इज 6,370 किलोमीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है. देर आर सम डायरेक्ट सोर्सेज एंड देन वी ऑल्सो हैव इनडायरेक्ट सोर्सेज. ठीक है. तो डायरेक्ट सोर्सेज क्या हैं? दे आर सरफेस रॉक्स, फिर डीप सी माइनिंग से जो चीज़ें मिलती हैं वो, नॉर्मल माइनिंग से जो मिलता है, देन ड्रिलिंग, है ना. ड्रिलिंग जैसे ये कोला सुपर सुपर डीप बोर होल है, 12 किलोमीटर्स लॉन्ग डीप. देन वोल्केनिक इरप्शन से भी अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं, उससे भी यू कैन टेल कि क्या चीज़ें हैं अंदर, है ना. सो दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. Now apart from that there are various indirect sources of information as well, such as the seismic waves, gravity के anomalies, magnetic field, meteorites, ये सब चीज़ें. ठीक है. meteorite कैसे होगा? meteorite which are in the space, they often have a similar structure as the earth. ठीक है. तो अगर कोई हुआ, उसको एनालिसिस और स्टडी करके फिर दे कैन ऑल्सो फाइंड के अर्थ का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम रहेगा. ठीक है. सो दैट वे दिस इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. नाउ क्रस्ट की अभी वी लुक एट द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ, है ना. सो दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन. यहाँ पे वही दिया है कि क्रस्ट है, मैंटल है, देन you have upper mantle, lower mantle, then you have outer core, inner core, ये सब चीज़ें हैं एंड we'll be studying those properly. ठीक है. तो सबसे पहले क्रस्ट क्या है? इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर. ठीक है. इट इज़ अराउंड 70 किलोमीटर्स डीप, है ना. और रिजिड ब्रिटल स्टेट में है ना, सॉलिड है. ठीक है. और इट डेंसिटी इज़ अराउंड 2 to 3 grams per centimeter cube. ठीक है. It is divided into two types of crust. We have the continental crust and then the oceanic crust. ठीक है. और जो continental crust है, it is rich in silica and aluminium. और जो oceanic crust है, it is rich in silica and magnesium. तो इसको सियाल एंड सीमा भी बोलते हैं. ठीक है. तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? सीमा मतलब माँ से मरीन लर्न कर सकते हैं ना. सो दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि ओशनिक क्रस्ट में सीमा होता है, सिलिकन एंड मैग्नीशियम, वेराज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका एंड एल्यूमिनियम होता है. ठीक है. देन ओशनिक क्रस्ट इज थिनर, denser and younger than the continental crust. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज रिलेटिवली थिनर तो रहेगा ही, क्योंकि ओशन काफ़ी डीप जाके स्टार्ट होता है ना, ऐसे रहता है. देखो, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट यहाँ से रहेगा, ये बाकी पानी रहेगा. ठीक है. सो ओवरऑल इट विल बी थिनर एज कम्पेयर टू
the continental crust, है ना. And what else, it is denser. अच्छा ठीक है, this is denser, you should be knowing that. जो oceanic crust है dense होता है and it is also younger than the continental crust. फिर वॉल्यूम कितना है, it is around 1% of the total volume of the earth. ठीक है, ये भी you can remember this also. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. दिस वॉज अबाउट द क्रस्ट. नाउ वी मूविंग टू द मैंटल. तो क्रस्ट के बाद में एक मोमोज डिसकंटिन्यूटी आती है. सो फ्रॉम द मोमोज डिसकंटिन्यूटी टू अबाउट 20, यहाँ पे दिया है देखो, ये सारी डिसकंटिन्यूटीज के नाम दिए हैं. मोमो डिसकंटिन्यूटी विल बी आफ्टर द क्रस्ट. ठीक है, तो इसमें आई जस्ट टेल यू सारे डिसकंटिन्यूटीज के बारे में दिया है कि यहाँ पे. अच्छा वेट, लेट मी टेल यू अबाउट द डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज. यहाँ पे दिया है, हाँ, बीच में दिया है. यहाँ पे जो कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी है, इट रेफर्स टू द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट. ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. यहाँ अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में क्या आएगा, you will have the Conrad discontinuity. and how will you remember this? Conrad मतलब C से start हो रहा है Conrad, है ना, and crust also starts from C, so that way you can remember this. then you have the Moho discontinuity. उन सारे discontinuities को पहले देख लेते हैं. जो Moho discontinuity है, it separates the crust from the, यहाँ दिया है, it separates crust from the mantle. ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा क्रस्ट एंड मैंटल के बीच में. ठीक है, उसके बाद में वी हैव रेपेटी डिसकंटिन्यूटी. ये रहा. ठीक है, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी इज अ ट्रांजिशन बिटवीन अपर एंड लोअर मैंटल. ठीक है, देखो मोहो एम से मैंटल, यू कैन रिमेंबर दिस, है ना, सो दैट विल बी इजी टू रिमेंबर. नेक्स्ट है रेपेटी. रेपेटी है अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल. ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, रेपेटी मतलब मोहो क्रस्ट और मैंटल के बीच में फिर रिपीट करते हैं मोहो का, रिपीट करके अपर एंड लोअर मैंटल के बीच में फिर से मैंटल विल गेट रिपीटेड, है ना, अपर एंड लोअर मैंटल, तो रिपीट से रेपेटी कर लो आप. ठीक है, देन नेक्स्ट है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. तो यहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज़ द ट्रांजिशन बिटवीन लोअर मैंटल एंड आउटर कोर. ठीक है, तो मैंटल एंड कोर के बीच में वी हैव गुटनबर्ग. यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंटल एंड कोर. ठीक है, तो हाउ विल वी रिमेंबर दिस. देखो गुटनबर्ग है ना, सो गुटनबर्ग, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कोर की, कोर इज़ वेरी हॉट एंड यू रिक्वायर गट्स टू गो टू कोर. ठीक है, क्योंकि बहुत हॉट और इनहॉस्पिटेबल रीजन है, दैट इज़ वाई यू रिक्वायर गट्स इन ऑर्डर टू गो टू द कोर. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मैंटल से कोर के बीच में. देन वी हैव द लेमैन डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, ये मेंशन है यहाँ पे, इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन द आउटर कोर एंड द इनर कोर. ठीक है, लेमैन. एंड हाउ विल वी रिमेंबर दिस, लेमैन को आप ऐसे कर लो कि और लास्ट में कुछ है, बस ये लास्ट है ना, लेमैन डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, तो इसको हाँ ऐसे कर लो, दिस विल बी द लास्ट वन, लास्ट डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, तो लास्ट से लेमैन, LLR कॉमन हियर, है ना, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस लास्ट एंड लेमैन. ठीक है, तो ये हो गए. कॉनरैड इज बिटवीन
मतलब अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, मोहो इज बिटवीन, कॉनराड हमने सी से लर्न करा था कि क्रस्ट सी और वो भी सी, ठीक है। देन मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट एंड मैंटल, और मैंटल के एम से वी हैड रिमेंबर्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। देन यू हैव द रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। तो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी में मोहो के बारे में रिपीट हो रही है चीज़, तो अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल मतलब दो बार रिपीट हो रहा है, अपर एंड लोअर, ठीक है। देन यू हैव द गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गटन में गट्स चाहिए हमें, है ना, गट्स टू गो टू द कोर, सो मैंटल से कोर जाने के लिए गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। देन वी हैव द लेमैन डिसकंटिन्यूटी, दैट इज द लास्ट डिसकंटिन्यूटी। किस किस के बीच में है? इट इज़ बिटवीन द आउटर कोर एंड द इनर कोर, वही दिया है ना यहाँ पे, हाँ, आउटर कोर एंड इनर कोर, यहाँ आई जस्ट राइट इट डाउन, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। सो ये सारे हो गए डिसकंटिन्यूटीज। अभी अच्छे से पढ़ लेते हैं बाकी का। नाउ फ्रॉम मोहो's discontinuity to about 2900 kilometers deep we have the mantle, ठीक है। सो दिस इज important. Now, mantle is generally in solid or plastic state, or it is denser than the our crust. Crust का कितना था डेंसिटी? It was around 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वेराज mantle का क्या है डेंसिटी? इट इज़ 3.3 to 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंस, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? इट इज़ अराउंड 84% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्रस्ट कितना था? इट वॉज ओनली अराउंड 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, whereas the mantle is around 84% of the total volume of the earth, ठीक है। So it is forming the majority of the volume of the earth, ठीक है। Then it is composed of silicate rocks which are rich in ferrous and magnesium. So पहले ऊपर भी यही था, है ना, ऊपर देखो क्या था, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, देन वी हैड सिलिका एंड मैग्नीशियम, सियाल और सीमा था, है ना। मैंटल में क्या है? अगेन सिलिकेट रॉक्स हैं, बट दे हैव फेरस इन देम एज वेल, ठीक है। तो आपको पता होगा कोर में प्राइमरली फेरस और निकल होता है ना। इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ। क्रस्ट में क्या क्या है? वी हैव सियाल एंड सीमा, ठीक है। फिर मैंटल में क्या क्या है? हमारे पास है सिलिकेट्स, वी हैव फेरस एंड वी हैव मैग्नीशियम, ठीक है। देन वी हैव द कोर। कोर में क्या होता है? कोर में नाइफ रहता है, दैट इज निकल एंड फेरस, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है। सो इन दोनों का जो क्रस्ट और यहाँ पे है, क्रस्ट में सिलिकेट है, तो जो क्रस्ट में और कोर में है उसका मिक्सचर इज प्रेजेंट इन द मैंटल, ठीक है। वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। तो क्रस्ट में वी हैव सिलिकेट्स और मैग्नीशियम, सो मैंटल में भी सेम चीज़ है, सिलिकेट्स एंड मैग्नीशियम। सिमिलरली कोर में निकल और फेरस है, सो मैंटल ऑल्सो हैज़ फेरस इन इट, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि मैंटल इज अ मिक्सचर, एम से मैंटल, एम से मिक्सचर ऑफ क्रस्ट एंड कोर, ठीक है। तो दिस विल बी इजियर टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे? हाँ, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, इट इज़ द ट्रांजिशन बिटवीन द अपर एंड द लोअर मैंटल, ठीक है। नाउ लोअर मैंटल इज मोर स्टेबल एंड लेस इन्वॉल्व्ड इन प्लेट टेक्टोनिक्स, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू नीड टू नो। ये लोअर मैंटल मतलब यहाँ नीचे वाला, हाँ यहाँ पे मेंशन है ना। अपर मैंटल ये ऊपर वाला पोर्शन है, अप टू 670 किलोमीटर। अच्छा, ये भी अगर हो सके तो ट्राई टू रिमेंबर ये जो डिसकंटिन्यूटी है उसका डिस्टेंस कितना है अर्थ की सरफेस से, है ना। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं कोर। अच्छा रुको एक सेकेंड, पहले कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कितने
किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे रहेगा। अच्छा, इट इज़ नॉट मेंशन्ड, बस आप याद रख लो कि अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में है। मोहो डिसकंटिन्यूटी विल बी व्हेन द क्रस्ट एंड्स, तो कितने किलोमीटर डीप रहना चाहिए? इट शुड स्टार्ट अराउंड 70 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे। ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। मोहो डिसकंटिन्यूटी विल बी अराउंड 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सर्फेस। ठीक है, उसके बाद में वी नो दैट अप टिल 2900 किलोमीटर्स वी हैव द मैंटल, है ना। तो मोहोस डिसकंटिन्यूटी से लेके यहाँ तक, गटनबर्ग तक वी हैव मैंटल, है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो इसमें अभी वी नीड टू रिमेंबर रिपेटी डिसकंटिन्यूटी। रिपेटी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगा? इट विल बी एट अराउंड 670 किलोमीटर्स। ठीक है, ये मेंशन्ड है इधर। सो आप 700 मान लो इसको, है ना। तो यहाँ पे 70 किलोमीटर्स था, ये रिपेटी विल बी एट 700 किलोमीटर्स। दिस विल बी ईजियर टू रिमेंबर। ठीक है, 70 फिर 700, है ना, बिकॉज ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स तो ऐसे भी होते नहीं हैं, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट। सो टेक इट एज 700 बिकॉज इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर। ठीक है, कॉनराड का हमें पता नहीं है। मोहो इज अराउंड 70, then Ripeti will be around 700 kilometers far. Then you have the Gothenburg discontinuity, it is at 2900. तो 2900 की जगह भी you can take it as 2700. It will be easier to remember that way. ठीक है, 70 700 2700। ठीक है, उसके बाद we have the Lehman discontinuity, है ना। और Lehman discontinuity कितने पे है? 3150। ठीक है, तो 2700 से फिर अराउंड 3000 आप मान लो इसको। ठीक है, 3000 पे वी हैव द लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और उस लास्ट में वी हैव द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसको वैसे तो 6370 लर्न होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, तो 7000 के आसपास है। ठीक है, बिकॉज दैट विल बी ईजियर टू रिमेंबर, बट इफ़ पॉसिबल ट्राई टू रिमेंबर 6370। 63 भी 7 का ही मल्टीपल है ना। 7 इंटू 9 63 आता है। ठीक है, तो सारे 7 के मल्टीपल्स हैं इसमें, 7 मल्टीपल्स। ठीक है, सो दिस विल बी ईजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कोर के बारे में देख लेते हैं। Most interior part of the earth is known as the core, and it is divided into outer core and inner core. ठीक है, वॉल्यूम कितना है? देखो 84% तो मैंटल के पास था, देन बचा कितना? 16% बचा। इनफैक्ट 15% विल बी एक्यूरेट बिकॉज 1% इज फॉर द क्रस्ट। ठीक है, सो दैट मच अमाउंट विल बी विद द कोर, है ना। सो हाउ विल वी रिमेंबर दिस? देखो 84, इसको आप ऐसे लर्न कर लो कि कोई इंडिविजुअल था। नहीं तो आप ऐसे ही देख, रुक जाओ, मैं लेट मी कम अप विद समथिंग टू रिमेंबर दिस। 15 कितना परसेंट हो जाएगा 100 का? नहीं, मतलब फ्रैक्शन के टर्म्स में इट विल बी 15, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा, हाँ, तो 3/20 तो वो भी नहीं लर्न कर सकते, बस ऐसे ही लर्न कर लो कि किसी बच्चे के जिसका नाम था मैंटल, उसके 84% मार्क्स आए। ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। 84%, 16% और 15% होगा। 84 15 1। ठीक है, सो दैट इज़ ईजी टू रिमेंबर, तो आई डोंट थिंक दैट अ ट्रिक इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। 84 15 1। ठीक है, ये 3 है, दीज 3 यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट है आउटर कोर के बारे में देख लेते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी रेड कि गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से इट बिगिंस,
है ना. You transition from the lower mantle into the outer core. Then it is around 5100 kilometers deep and it is in liquid state और उस it is the densest of the three. पहले कितना था, 3 3 चल रहा था डेंसिटी, है ना. पहले 3 था, फिर था 3.3 और अभी सीधा क्या हो गया, 9. सो डेंसिटी इज मल्टीपल्स ऑफ 9. डेंसिटी इज मल्टीपल्स ऑफ 3. मल्टीपल्स ऑफ 3. तो पहले कितना डेंसिटी था कोर, सॉरी क्रस्ट का, वेट आई जस्ट राइट इट डाउन हियर. क्रस्ट का पहले था अराउंड 3, देन मैंटल का था 3.3 एंड कोर का है 9.9 ऐसे. ठीक है. सो दिस विल बी, यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. सिमिलरली दिस इज आउटर कोर. इनर कोर का कितना है, इट इज अराउंड 12. इनर कोर इज 12.6. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3, सो दिस विल बी फेयरली इजी टू रिमेंबर. ठीक है. और अभी देख लेते हैं क्या दिया है. इट इज़ 5100 किलोमीटर्स डीप. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. डू नॉट रिमेंबर दिस बिकॉज वो हमने वैसे ही डिसकंटिन्यूटीज़ के डिस्टेंसेस लर्न कर लिए ना, उससे यू कैन गेट एन एस्टिमेट. ठीक है. फिर NiFe, दैट इज निकल एंड आयरन आर द मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स फाउंड हियर. ठीक है. एंड ये दोनों मैग्नेटिक हैं, देयरफॉर इट जनरेट्स द मैग्नेटिक इफेक्ट. उसको जियो डायनामो इफेक्ट भी बोलते हैं. एंड इट इज़ लिक्विड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर्स, है ना, ओवरकमिंग प्रेशर. सो टेम्परेचर कितना होता है, इट इज़ अराउंड 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं inner core. Inner core starts from the Lehman discontinuity, which is the last one. Last discontinuity है. We transition between the outer core and the inner core, and till center in the जो inner core है वो solid state में होता है. ठीक है. Unlike the outer core which is in liquid state, the inner core is in a solid state and it is solid due to extreme pressure. ठीक है. एंड यहाँ पे भी निकल एंड फेरस आर द वंस विच आर द मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स. ठीक है. और इसका डेंसिटी तो हमने लर्न कर ही लिया था, 12.6 है. ठीक है. अभी नाउ वी विल बी लुकिंग एट अदर लेयर्स एंड कंसेप्ट्स. तो ये हो गए तीनों. अभी इसके अलावा देखते हैं क्या क्या है. वी हैव द लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर किस रीजन को बोलते हैं, इट रेफर्स टू द रीजन क्रस्ट प्लस अपर मैंटल को लिथोस्फेयर बोलते हैं. ठीक है. तो अपर मोस्ट मैंटल अप टू 200 किलोमीटर उसको बोलते हैं. एंड इट इज़ ब्रोकन इनटू मैसिव स्लैब्स नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ठीक है. तो उन्होंने उसमें ही था टेक्टोनिक प्लेट्स का. तो जो लिथोस्फेयर है दैट इज़ द पोर्शन विच इज़ ब्रोकन इनटू वेरियस स्लैब्स. ठीक है. तो कहाँ तक है ये, अपर मैंटल तक है. वैसे ओरिजिनली अपर मैंटल कहाँ तक है, जहाँ पे रेपेटी डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट होती है, दैट इज 700 किलोमीटर्स, है ना. बट उससे थोड़ा सा ऊपर इज़ द लिथोस्फेयर. तो 700 से आप लिंक कर लो. 700 तो हमको याद रहेगा 70 700, है ना. तो 7 की जगह 2 भी 7 जैसा ही दिखता है. देखो आई जस्ट शो इट टू यू. कहाँ पे 7, यहाँ 70 तक वी हैव द क्रस्ट. फिर 700 तक, 700 पे वी हैव द रेपेटी, क्या होता है वो, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, है ना. और उन दोनों के बीच में 70 और 700 के बीच में लिथोस्फेयर का है.
तो 7 जैसा ही दिखता है 2, है ना, ये ऐसे करके 2, तो 2 से 200 किलोमीटर पे वी हैव द लिथोस्फेयर एंडिंग, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या है? इट इज रेफरिंग टू द अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल, ठीक है। सो इसमें क्या रहेगा? इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लास्टिक लेयर विच इज सेमी फ्लूइड इन नेचर, ठीक है। तो अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल को एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। वो हाईली डक्टाइल और विशियस अपर मैंटल है। इट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्मा जो आता है ना वहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह में, ठीक है। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्मा एंड इट इज़ ड्रिवन बाय कन्वेक्शन करंट्स विद इन द मैंटल। सो यू माइट बी नोइंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करके एक है ना, उसमें होता क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे, दे लाई ओवर अ सेमी सॉलिड, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड स्टेट के ऊपर लाई करते हैं। सो ये टेक्टोनिक प्लेट है। अगर टेक्टोनिक प्लेट मतलब लिथोस्फेयर है ना, तो लिथोस्फेयर इट लाइज ओवर अ हाँ, इट लाइज ओवर मैंने ऐसे से किया, रुको, ओवर अ सेमी सॉलिड नहीं, सेमी फ्लूइड बोलेंगे, थोड़ा फ्लूइड टाइप की जगह पे मैग्मा के ऊपर इट लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था हमारा इस थ्योरी में, यहाँ पे ऐसे बंद रहेगा एंड देयर विल बी कन्वेक्शनल करंट्स गोइंग ऑन इन द मैग्मा। मैग्मा मतलब कि एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, जो सेमी फ्लूइड इन नेचर है ना। और फिर ये कन्वेक्शनल करंट्स से दीज प्लेट्स कीप मूविंग, और वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी ये सभी चीज़ें मेंशन थी, ठीक है। तो ये प्लेट्स हैं हमारी एंड दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स, और नीचे वो ये मैग्मा है, ठीक है। तो दिस थिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा लर्न, है ना। फिर कि एस्थेनोस्फेयर मतलब नीचे, लिथोस्फेयर के नीचे, और इट विल बी सेमी फ्लूइड एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सोर्स ऑफ मैग्मा, ठीक है। इट इज ड्रिवन बाय कन्वेक्शनल करंट्स विद इन द मैंटल, ये भी सही है। फिर है डी लेयर। डी लेयर क्या है? इट इज अ क्रिटिकल हीट ट्रांसफर लेयर नियर द कोर मैंटल बाउंड्री। कोर और मैंटल के बाउंड्री पे देर इज अ डी लेयर, एंड बस जो मैंटल के प्लूम्स होते हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, ठीक है। वेट अ सेकेंड। प्लूम्स का मतलब होता है कि बहुत लार्ज कॉलम ऑफ स्मोक, डस्ट, स्टीम और वाटर, ठीक है। आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। प्लूम मतलब a lot of gas, large column of smoke, dust, steam और water, ठीक है। तो ये क्रिटिकल हीट ट्रांसफर लेयर है एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस मैटर, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? यू माइट बी नोइंग कि जब वो होता है वोल्केनिक इरप्शन, तब देर आर प्लूम्स ऑफ स्मोक विच आर गिवन आउट, है ना। ये ऐसे पूरा स्मोक स्मोक रहता है, ठीक है। इसको भी प्लूम्स ऑफ स्मोक बोलते हैं। तो ये कहाँ से आएगा? कोर मैंटल के बाउंड्री से आएगा, ठीक है। और डी लेयर, डी से कैसे कर लोगे आप लर्न? देखो, द लेयर, डी लेयर मतलब कि डी से द कर सकते हो लिंक, है ना। सो द लेयर which is responsible
फॉर इरप्शन इन वोल्केनोज। तो ऐसे ब्लास्ट टाइप होता है ना, वो इसके वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा डस्ट और ये जो भी स्मोक, ये सब एक साथ बाहर आ जाता है, इरप्शन इन वोल्केनोज। ठीक है, सो जो एक्सप्लोजिव क्वालिटी है वोल्केनोज का, इट कम्स फ्रॉम हियर। ठीक है, सो डी से द, नहीं तो डी, डी मतलब वो डी कंपनी, दाऊद कंपनी, वो लोग भी ऐसे एक्सप्लोजिव से डील करते थे ना, वैसे भी यू कैन रिमेम्बर दिस। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव आइसोस्टेसी। सो आइसोस्टेसी क्या है? ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम between the Earth's crust and the denser plastic mantle, that is the asthenosphere, below, where the crust floats at elevations depending upon its thickness and density. तो इसको बस आपको ये लर्न करना है कि आइसोस्टेसी का मतलब क्या है। देखो, आइडियली क्या होना चाहिए, हम्म, हाँ, ये थोड़ा सा बयोंसी टाइप है। अगर बयोंसी में क्या होता है कि समथिंग फ्लोट्स ओवर अ लिक्विड, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। ये अगर कोई आइटम है, ये लिक्विड के ऊपर इट विल फ्लोट। ठीक है, ये बॉयंसी का कंसेप्ट है ना। तो आइसोस्टेसी भी ऐसे ही कुछ है, बस ऐसे करके यू कैन रिमेम्बर दिस। इसके केस में क्या हो रहा है, आइसोस्टेसी में द क्रस्ट, आइसोस्टेसी में क्रस्ट विल बी फ्लोटिंग ओवर द डेंसर प्लास्टिक मैंटल। ठीक है, और जहाँ पे भी ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बन रहा है उन दोनों के बीच में, वहाँ पे उस एलिवेशन पे इट विल बी फ्लोटिंग। ठीक है, कितना सिंक होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द टू, कि कितना सिंक होगा क्रस्ट यहाँ पे। ठीक है, उसकी बात हो रही है। सो दैट वे यू कैन लिंक आइसो स्टेसी विद बयोंसी एंड रिमेंबर दिस, कि उसके जैसा कुछ कंसेप्ट है शायद। ठीक है, ये मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, सो आइसोस्टेसी मतलब ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बिटवीन द अर्थ्स क्रस्ट एंड द डेंसर प्लास्टिक मैंटल। ठीक है, और इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, ये आइसोस्टेसी राइम्स विद बयोंसी। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। आइसोस्टेसी और बयोंसी, दे राइम। आइसोस्टेसी राइम्स विद बयोंसी। ठीक है, तो ऐसे कर लो कि ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा, है ना, जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वी हैव स्टडीड। ठीक है, अभी नाउ वील बी लुकिंग एट, यहाँ पे देखो ये अच्छे से मेंशन्ड है पूरा इस डायग्राम में। ये ओशनिक क्रस्ट रहता है सबसे पहले, ये सबसे ऊपर। देन यू हैव द, सबसे ऊपर तो नहीं बट हाँ ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी रहेगा। देन यू हैव लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या रहेगा, अपर मैंटल, अप टिल कितना, 200 kilometers तक। So lithosphere will be consisting of both the crust as well as the upper mantle. Then you have the asthenosphere which is semi-solid in state and इसी में convectional currents रहेंगे। फिर upper mantle है, lower mantle है, और outer core, inner core। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। asthenosphere का वो नहीं दिया है ना, अच्छा दिया है, और 200 kilometers तक। तो ये दिस इज ऑल्सो सेम, यहाँ पे भी 200 तक ही था। ठीक है, तो ऐसे ही लर्न कर लो, पता नहीं। ठीक है, ये 200 kilometers, यहाँ पे भी 200 दिया है, ये तो उस पर अभी। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट दी अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आस्क्ड इन क्वेश्चंस कि सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे अबंडेंट कौन सा है, ये पूछ सकते हैं, या दे में आस्क अबंडेंस ऑन दी इंटायर अर्थ, मतलब पूरे अर्थ पे सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है, मिनरल कौन सा है। ठीक है, दैट विल कम इंक्लूड दी एटमोसफेयर एज वेल। ठीक है, और क्रस्ट में तो बस क्रस्ट की एटमोसफेयर, एंड इनफैक्ट इवन द
कोर मैंटल एवरीथिंग उसको सबको कंबाइन करके फिर बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इट इज़ ओनली द क्रस्ट विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट चीज़ क्या है? इट इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको लगेगा कि यार क्रस्ट में कैसे है, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant mineral when it element when it comes to the earth's crust। ठीक है, उसके बाद हमें पता है सिलिकन होगा, बिकॉज सिलिकन कहाँ कहाँ पे है हमने देखा है, सियाल, सीमा। ठीक है, तो दोनों सिलिकन तो होना ही चाहिए। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकन है, उसके बाद में सियाल का एल्यूमिनियम है। और सियाल कहाँ पे में होता है? इट इज़ ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और सिंस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर, दैट इज़ वाई ये इसको मैं टिक कर देती हूँ, सियाल। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर, दैट इज वाई एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट मटेरियल। ठीक है, एल्यूमिनियम मटेरियल नहीं, एलिमेंट। ठीक है, तो ये लर्न हो गया। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर वी हैव सिलिकेट्स बिकॉज यहाँ दोनों में सिलिकेट्स थे। ठीक है, और उसके बाद में एल्यूमिनियम बिकॉज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ वेरी थिक, तो एल्यूमिनियम का अमाउंट विल बी मोर, है ना। तो एल्यूमिनियम आ गया। उसके बाद में क्या आ रहा है? वी हैव आयरन। ठीक है, आयरन को आप ऑक्सीजन से लर्न कर लो कि आयरन ऑक्साइड्स, है ना, आयरन ऑक्साइड्स करके आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, देन यू हैव कैल्शियम। कैल्शियम को आप ऐसे ही लर्न कर लो, आयरन और कैल्शियम को ऐसे लर्न कर लो कि ये हमारे अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है एंड हमारे बॉडीज़ में भी वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड वे टू रिमेंबर दीज टू, कि आयरन और कैल्शियम हमारे बॉडी में भी होना चाहिए काफ़ी सारा, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एज वेल। ठीक है, सो दिस बस फर्स्ट 5 लर्न कर लेते हैं, बाकी तो देन इट बिकम्स एंडलेस अदरवाइज। ठीक है, सो वी हैव ये सब है, ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम। ऑक्सीजन ऑक्साइड्स रहेंगे, सिलिकन विल बी बिकॉज सियाल, सीमा सब में प्रेजेंट है। देन सियाल इज द थिकर लेयर आउट ऑफ द टू, कॉन्टिनेंटल और कोस्टल क्रस्ट में, देयरफॉर एल्यूमिनियम विल बी द थर्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट। देन उसके बाद में आयरन और कैल्शियम हमारी बॉडीज़ में भी चाहिए होता है एंड क्रस्ट में भी अ लॉट ऑफ इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, सो ये 5 हो गए हमारा अर्थ्स क्रस्ट के। नेक्स्ट विल बी लुकिंग एट द इंटायर अर्थ, है ना। तो पूरा अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है? वी हैव आयरन। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हाईलाइट, रुक जाओ, ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम। इफ़ पॉसिबल डू नो द कितना परसेंटेज बाय वेट। तो ऑक्सीजन कितना है? अराउंड 50% है। ठीक है, आधा तो ऑक्साइड्स ही है हमारे पूरे क्रस्ट में। फिर 1/4 जो बचा हुआ है 25%, इसको ऐसे आप इजी टू रिमेंबर फिगर्स में यू कैन कन्वर्ट देम। ठीक है, सो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, दिस इज अराउंड 50% ले लो, 50%, देन अराउंड 25%, दैट इज़ 1/4 कितना बचा? इट इज़ सिलिकन। ठीक है, उसके बाद अराउंड 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज़ एलुमिनियम। ठीक है, फिर बाद में वो करते रहो 5%, 4%, ये सब। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि हाफ ऑफ द इंटायर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड्स से बना है। देन यू हैव 1/4 ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट्स, सिलिकन। ठीक है, देन एलुमिनियम तक आते आते 10% हो जाता है, फिर आयरन कितना? 5%, और उसके बाद फिर कम होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पे देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है? आयरन, है ना। देन यू हैव
ऑक्सीजन नेक्स्ट, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये सब बाद में करेंगे। ठीक है, सो इसको कैसे रिमेम्बर करना है, देखो आयरन 34% है, फिर है ऑक्सीजन, देन यू हैव सिलिकॉन, है ना ग्रीन वाला, देन यू हैव मैग्नीशियम, इसको हाँ, फिर मैग्नीशियम है, सो इसको विल ट्राई टू रिमेम्बर द ऑर्डर। सबसे पहले आयरन है, देखो आयरन क्यों है ज़्यादा, बिकॉज हमारा कोर है जो विच इज़ वेरी थिक, इट कंसिस्ट ऑफ नाइफ, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम द कोर बाकी जगहों पे भी फिर काफ़ी सारा फेरस है, हमने पढ़ा था कि क्रस्ट ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फेरस, मतलब यहाँ पे बोला है कि फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द सॉरी फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट इज आयरन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इवन मेंटल में फेरस है, ठीक है, और कोर में तो है ही, सो दैट इज़ वाई तीनों जगहों पे आयरन इज प्रेजेंट, सो इट इज, अगर हम ओवरऑल देखें तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट वन, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल थ्री, दैट इज क्रस्ट, मैंटल, कोर, ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट। उसके बाद में आ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पहले क्रस्ट में इतना ज़्यादा था, दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम सेकेंड ओवर ईयर, बिकॉज ऑलरेडी इट वॉज क्वाइट अ लॉट, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इन क्रस्ट था, दैट इज़ वाई उसका अमाउंट विल बी अ ह्यूज अमाउंट एंड इट कम्स सेकेंड ओवर ईयर, ठीक है, देन फिर सिलिका, वहाँ पे भी सिलिका ज़्यादा ही था, ठीक है, यहाँ पे भी ज़्यादा है ना, सीमा, सियाल, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमने पढ़ा ही है कि जो अपना मैंटल है उसमें सीमा है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम है, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे मैग्नीशियम विल बी द नेक्स्ट वन, ठीक है, मैग्नीशियम विल बी नेक्स्ट बिकॉज मैंटल हैज़ सीमा और क्रस्ट के पास तो है ही सीमा, है ना, तो मैंटल भी ऐड हो गया, दैट इज़ वाई magnesium becomes quite high, and that is why magnesium is the fourth highest amount of element, ठीक है, और उसके बाद में आ रहा है निकल, निकल वही नाइफ से, ठीक है, सो ये पांच को ही लर्न करते हैं हम लोग, बाकी तो छोटे हैं, ठीक है, सो सबसे ज़्यादा क्या है आयरन बिकॉज ऑफ नाइफ, और इनफैक्ट आयरन बिकॉज वो तीनों लेयर्स में प्रेजेंट है काफ़ी सारा, ठीक है, then you have oxygen because it was earlier also it was in a majority, that is why oxygen is here, then you have silicates because Cl, सीमा, ये तो क्रस्ट में प्रेजेंट है, फिर मैंटल में भी काफ़ी सारा सिलिकेट्स प्रेजेंट है ना, तो ये आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम बिकॉज सीमा एक तो क्रस्ट में था ही, बट मैंटल इतना जो थिक है उसमें काफ़ी सारा मैग्नीशियम है ना, वी हैव लर्नड दिस टेबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू रिमेंबर दिस देन इट विल बी ईजी टू रिमेंबर द नीचे वाला टेबल, ठीक है, सो ये भी हो गया, और फिर नेक्स्ट क्या है निकल, निकल बिकॉज ऑफ द नाइफ, नाइफ कहाँ है कोर में, ठीक है, सो वो भी हो गया, नाउ इसका भी परसेंटेजेस थोड़ा सा वील ट्राई टू रिमेंबर, सो 30% का है कुछ कुछ, देखो इसमें कैसे रहेगा, सो दिस इज़ अराउंड 35% मान लो, ठीक है, आयरन, ये हो जाएगा अराउंड 30%, यहाँ ही सामने लिख लेती हूँ, ये इसमें डायग्राम में नहीं लिखते, सो आयरन इज़ अराउंड 35%, ऑक्सीजन इज़ अराउंड 30%, ठीक है, उसका आधा 30 का आधा इज़ सिलिकन, है ना, मैग्नीशियम इज़ अराउंड 12% और सो, ठीक है, सो दैट वे इट विल डिक्रीज, निकल, निकल कितना हो गया 2.5% कुछ, ठीक है, 2.5 नहीं 3 मान लो, बिकॉज 3 के ही हैं सारे मल्टीपल्स, है ना, तो
35% कुछ आयरन है, उससे थोड़ा सा कम 30% ऑक्सीजन, देन उससे आधा 15% विल बी सिलिकेट्स सिलिकन, देन 12% मैग्नीशियम और 2.5% कुछ निकल है, ठीक है। नेक्स्ट we'll be looking at the shape and size of the earth. सो हाँ, ये पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अर्थ इज जियोइड इन शेप, ठीक है, उसको ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड इट इज़ बल्जिंग एट द इक्वेटर, ठीक है, सो ऐसा दिखेगा। ये मैंने थोड़ा एग्जैजरेटेड फॉर्म में बना दिया है, बट ठीक है, आप यू आर गेटिंग द आइडिया ना कि हल्का सा इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड इक्वेटर्स पे थोड़ा बल्ज हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई द पोलर डायमीटर इज़ हाउ मच 12,714 kilometers, whereas the equatorial diameter is larger, it is around 12,756 kilometers, ठीक है। सो ये वही दिया है यहाँ पे, and why is it so, okay, it is bulging at the equator because of the centrifugal force from rotation, ठीक है। एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर्स, यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन द रेडियसेस। सो अर्थ्स रेडियस इज 25 किलोमीटर स्मॉलर एट द पोल्स एज कम्पेयर टू द ये इक्वेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, साइज, बाय साइज अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, एंड इट इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एज वेल। डेंसिटी कितनी है, 5 के आसपास, ठीक है। हमने पहले क्रस्ट मैंटल इन सब की डेंसिटी पढ़ी थी, ये थी 3, 3.3, 9.9 और 12, इन सब का एवरेज लेके इट कम्स आउट टू बी 5, यहाँ पे लिख देती हूँ, एवरेज कम्स आउट टू बी अराउंड 5, ठीक है। सो ये है पूरे अर्थ की डेंसिटी, ठीक है, दिस थिंग ऑल्सो यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स वगैरह देख लेते हैं। सो we know that latitudes and longitudes are nothing but imaginary lines, है ना, which are used to determine the location of a place on earth, है ना, and they provide a systematic network of lines on which the position of various earth's surface features can be represented, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये लैटिट्यूड है, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वर्टिकल लाइंस हैं, उनको विल बी कॉलिंग लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और वन द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज द इक्वेटर, ठीक है, एंड वन मेजर लॉन्गिट्यूड, देखो लॉन्गिट्यूड सबके लेंथ्स आर सेम, है ना, बट प्राइम मेरिडियन एक होता है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फेमस लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं, नीचे विल बी रीडिंग अबाउट देम प्रॉपरली, एक बार ऊपर क्वेश्चन छोड़ा था हमने, है ना, ये रहा, we'll do this properly, then we'll move on to the next topic. So क्या था, consider the following statements. The earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years, this is correct, ठीक है। फिर when the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide, तो कहीं पे भी ऐसे definitive चीज़ दिया होता है, it is wrong, ठीक है, बिकॉज ऐसे यू कैन नॉट बी श्योर, थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उस टाइम पे, तो हमें क्या पता, है ना, सो यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट सच थिंग्स, सो दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड they modified the early atmosphere of the earth, so this is also a generic statement, it is correct, ठीक है। so the answer will be option C, 1 and 3 only are correct, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन था। now we'll do ये वाला जो क्वेश्चन है, we'll do this once we read the theory, ठीक है, उसके बाद में we'll do this question, these two questions, ठीक है। so latitudes के बारे में देख लेते हैं पहले। latitudes are also known as parallels,
ठीक है, सो इट रेफर्स टू द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, ये उसका ऑफिशियल डेफिनेशन है कि लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट north or south of the equator and it is measured from the earth's center। ठीक है, एंड वन इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। इसका कोई डायग्राम दिया है क्या? आई जस्ट चेक वेट अ सेकेंड। देखो ऐसे रहेगा ये। हाँ, देयर इज नो डायग्राम। ये फॉर एग्जांपल दिस इज हाफ ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको हम देखते हैं, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है एंड यहाँ पे इक्वेटर रहेगा। ठीक है, नाउ जो भी पॉइंट्स हैं सर्फेसिस पे, उसका एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी नोन एज द लैटिट्यूड। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड देख लेते हैं। सो 1 degree latitude is approximately 111 kilometers। दिस इज एक्सट्रीमली important and that means 69 miles। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स remains constant everywhere। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नाउ लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज लॉन्गर दैन एट द इक्वेटर। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, ओनली इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल एंड इट passes through the earth's center, represents the shortest point between two points located on the earth and the अच्छा and the joining arc is the least curved on the largest circle। All other latitudes are small circles। और जो ग्रेट सर्कल है इट रेफर्स टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड विच डिवाइड्स इट इन इक्वली इनटू टू हाफ्स। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये वो ये रिपीट करा है। इट रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पाथ between two points located on the earth and equator is the only latitude that is a great circle। all other latitudes are small circles। तो ये इस this is not very important but I'll just tell you what they are talking about। तो ग्रेट सर्कल वो इस क्रॉस सेक्शन को बोल रहे हैं। इफ़ यू कट द ऐसे ऐसा नहीं, ये तो लॉन्गिट्यूडनली कट करा है हमने। अगर लैटिट्यूडनली इफ़ यू कट इट जैसे कि ऐसे करके, है ना, ये इक्वेटर है एंड यू हैव कट द अर्थ इन दिस मैनर। देन अगर हम इसके और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखेंगे देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे, और लीनियर डिस्टेंस विल बी शॉर्टेस्ट ओवर हियर। ठीक है, और जो बाकी के सर्कल्स हैं, बाकी के लैटिट्यूड्स वाले सर्कल्स हैं, दे आर स्मॉलर दैन द इक्वेटर वाला सर्कल। ठीक है, एंड दे आर नोन एज स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही दिया है प्राइमरीली एंड बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ही पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दिया था, लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज स्लाइटली लॉन्गर than that at the equator। and why is it so? Because of the geoid shape of the earth। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि linear distance will vary slightly। नेक्स्ट देखते हैं important parallels। So equator, 0 degree equator, we need to know which countries it passes through। ठीक है, this is a question which is generally asked in the examinations। ठीक है, so you need to know the countries through which the equator passes। Similarly tropic of cancer का भी पता होना चाहिए। we'll just learn it right now, wait। and then we also have tropic of capricorn। ठीक है, तो तीनों के लिए I'll just give you tricks, wait a second।
तो इक्वेटर की कंट्रीज के लिए देर इज दिस फॉलोइंग ट्रिक। ये मिस किरेबाटी जीआरई क्लियर करके ब्राज़ील से यूके चले गए। मैंने कोई यूट्यूब चैनल से लिया है, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। सो इसको हाउ विल वी लर्न दिस, देखो जो भी कैपिटल वर्ड्स कैपिटल लेटर्स हैं दोज रिप्रेजेंट अ कंट्री, ठीक है। तो मिस, देन किरेबाटी का की, के, देन जीआरई का GRE, देन क्लियर का C, देन करके ऐसे ही है, ब्राज़ील का B एंड यूके का U एंड K, एंड देन वी हैव C चली गई। सो M से क्या हो जाएगा, मालदीव्स, देन I से इंडोनेशिया, ठीक है। देन यू हैव सोमालिया, देन साउथ टोमे एंड प्रिंसिपे, देन प्रिंसिप, देन किरिबाटी, फिर G से गैबन, फिर R से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ई से हाँ, G और R हो गया, देन C से क्या हो जाएगा, कोलंबिया, ठीक है। ये वाला E इज़ नॉट देयर, गलती से कर दिया ये, ठीक है। देन यू हैव B से ब्राज़ील, E से इक्वाडोर, देन U से युगांडा, K से कीनिया एंड D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। सो दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासिस, है ना। यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड इट इज़ पासिंग थ्रू, यहाँ लैटिन अमेरिका में एक तो कोलंबिया से पास हो रहा है एंड इक्वाडोर से पास हो रहा है एंड ब्राज़ील, ठीक है। नाउ व्हेन यू गो टू अफ्रीका, इट पासिस थ्रू साउथ टोमे एंड प्रिंसिप, देन गैबन, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, कीनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। देन यू हैव मालदीव्स, उससे पास हो रहा है, फिर इंडोनेशिया से पास हो रहा है और किरिबाटी से, ठीक है। सो दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच इट पासिस थ्रू। मिस किरिबाटी GRE क्लियर करके ब्राज़ील से यूके चले गई, ठीक है। सो दीज वर इक्वेटर वाली कंट्रीज। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द कंट्रीज विच आर पासिंग थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसका, ठीक है। दैट इज़ नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड उसमें वैसे तो वील रीड अबाउट दिस लेटर ऑल्सो, बट ऑन June 21st द सन इज़ ऑलमोस्ट ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सो नाउ वील बी लुकिंग एट द कंट्रीज और उसका ट्रिक्स कि कैसे लर्न करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले कंट्रीज, ठीक है। So this also I had taken some from some YouTube video. This is not original. So वर्ल्ड कप इन एस्टोनिया किस किस के बीच में, M4 और बी बुल, मतलब ठीक है, बी बुल के बीच में। सो देयर इज़ अ वर्ल्ड कप इन एस्टोनिया एंड इट इज़ बिटवीन M4 एंड बी बुल, ठीक है। तो इसको लर्न कर लेते हैं। सो डब्ल्यू से आएगा वेस्टर्न सहारा, ठीक है, अफ्रीका में। देन यू हैव C से चाइना, ठीक है। देन एस्टोनिया कंट्री से के थ्रू नहीं पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एस्टोनिया कंट्री के थ्रू नहीं पास होता है, बट दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज अ निमोनिक, ठीक है। तो एस्टोनिया का E स्टैंड्स फॉर इजिप्ट, S स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबिया, ठीक है। देन यू हैव T स्टैंड्स फॉर ताइवान, ये एशिया, इजिप्ट इज़ इन अफ्रीका, देन ताइवान इज़ इन एशिया। देन O से ओमान से पास हो रहा है, देन नाइजर से भी पास हो रहा है और इंडिया एंड अल्जीरिया, ठीक है। सो दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। इसके अलावा ये M4 मतलब 4 टाइम्स M, तो क्या क्या आ रहा है इसमें, वी हैव मेक्सिको, मॉरिटानिया, माली एंड म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट है बहामास, बी बुल से क्या क्या है, वी हैव बहामास, देन बांग्लादेश, UAE एंड लिबिया,
ठीक है, सो दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बी पासिंग थ्रू. सो यहाँ मैप पे भी वील जस्ट हैव अ लुक वंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेक्सिको है ना. मेक्सिको से पास हो रहा है, बहामास आइलैंड्स से पास हो रहा है, वेस्टर्न सहारा से मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट सऊदी अरेबिया से पास हो रहा है, देन यू हैव ओमान, यूएई से भी पास हो रहा है, इंडिया से तो हो ही रहा है, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना एंड ताइवान. ठीक है. सो दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न. सो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न का लैटिट्यूड क्या है? इट इज़ 23.5 डिग्रीज साउथ. ठीक है. सो 23.5 डिग्री साउथ एंड द सन इज ओवरहेड ऑन दिस ऑन December 22. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के ऊपर सन ओवरहेड कब रहेगा? इट विल बी ओवरहेड ऑन December 22. एंड इन केस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज़ ऑन June 21. ठीक है. नाउ वील बी लर्निंग द कंट्रीज फॉर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न. ये अगेन मैंने किसी यूट्यूब वीडियो से लिया है. सो इसका क्या निमोनिक है? कैब पंजाब से मुंबई आई और FFNP स्टेशन तक रुक गई. ठीक है. सो दिस इज अ निमोनिक विच यू कैन यूज टू रिमेंबर द कंट्रीज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न. तो इनको देखते हैं. सी, कैब का जो सी है इट स्टैंड्स फॉर चिली, देन अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील. ठीक है. ये तीन हो गए. देन पंजाब के लिए PNB देखते हैं. पी से पैराग्वे, एन से नमीबिया, बी से बोट्सवाना. ठीक है. देन यू हैव साउथ अफ्रीका एस से, है ना. उसके अलावा फिर क्या क्या बच रहा है? कैब पंजाब से हो गया. देन नेक्स्ट इज मुंबई. मुंबई के लिए मोजाम्बिक एंड मैडागास्कर. ठीक है. देन यू हैव ए मुंबई आई से ऑस्ट्रेलिया. देन FFNP stands for French Polynesia, it is an island, then Fiji, then New Caledonia and Pitcairn. ठीक है. देन यू ऑल्सो हैव TC, स्टेशन तक का TC देखते हैं. T stands for टोंगा और C stands for कुक्स आइलैंड. ठीक है. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, है ना. ये इम्पोर्टेंट है. दीज थिंग्स यू शुड बी रिमेम्बरिंग अच्छे से. नेक्स्ट है कंट्रीज रिलेटेड टू प्राइम मेरिडियन. ठीक है. ये कौन से कंट्रीज हैं? एक तो रहेगा, अच्छा पहले इसको मैप पे देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न वाले कंट्रीज को. सो वी हैव ओवर हियर चिली, देन अर्जेंटीना, है ना, ब्राज़ील, पैराग्वे, बोट्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मैडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. सो दीज यहाँ पे ये भी है, फ्रेंच पॉलिनेशिया भी है, और वो जो बाकी के TC वो भी यहाँ पे स्मॉल आइलैंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है टोंगा और कुक्स आइलैंड्स. दीज आर ऑल्सो द आइलैंड्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पासेस थ्रू. ठीक है. फीजी, न्यू कैलेडोनिया जो भी है, ये पिटकैरन, ऑल ऑफ दीज आर आइलैंड्स. ठीक है. फ्रेंच पॉलिनेशिया. Next, we'll be looking at countries through which the prime meridian passes. So, prime meridian होता क्या है? It refers to the longitude. 0 डिग्री वाला longitude उसको बोलते हैं prime meridian. ठीक है. यहाँ पे दिया है उसके बारे में. हाँ, prime meridian passes through, इसको we'll be reading this. It is angular distance ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. तो ये लॉन्गिट्यूड का मीनिंग बताया है इसमें, है ना. सो लॉन्गिट्यूड के लिए हम क्रॉस सेक्शन को देखते हैं. जैसे ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है. सपोज करो कि दिस पोर्शन, दिस पिंक मार्क रिप्रेजेंट्स द प्राइम मेरिडियन. ठीक है. तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना. उससे डिस्टेंस नहीं, एंगल्स विल बी मेजर्ड and that will be represented by
द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो यहाँ ब्लू वाली लाइन से मेजर कर रहे हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, नाउ इसके प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच, ये वाले कंट्रीज हैं, इसका विल लुक एट अ ट्रिक इन ऑर्डर टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कंट्री। तो क्या है, तुम बैग साफ करो। ठीक है, सो इसको कैसे क्या क्या रहेगा इसमें, तुम का जो टी है इट स्टैंड्स फॉर टोगो, यू स्टैंड्स फॉर यूके एंड एम स्टैंड्स फॉर माली। ठीक है, तो तुम हो गया टोगो, यूके, माली। देन बैग, बैग से बुर्किना फासो, अल्जीरिया एंड गाना। ठीक है, एंड एस एफ में क्या रहेगा, स्पेन और फ्रांस। ठीक है, तो ये लर्न हो गया होगा, तुम बैग साफ करो, वही टोगो, यूके, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, गाना, स्पेन एंड फ्रांस। सो दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। ठीक है, अभी इसका देख लेते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल रहता है एक, और एक रहता है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट। आर्कटिक सर्कल कहाँ से, उसका लैटिट्यूड क्या है, इट इज़ 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड एंटार्क्टिक सर्कल का है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। आर्कटिक सर्कल में मिडनाइट सन बिगिंस, हाँ मतलब दोनों जगहों पे होता है। मिडनाइट सन का मतलब क्या है, वहाँ पे ऐसे रहता है कि देर इज़ डे फॉर 6 months एंड नाइट फॉर 6 months एज वेल। ठीक है, तो आउट ऑफ द 12 months ऑफ द ईयर, 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने इट विल बी डार्क। ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ ओवर देयर। ठीक है, और रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सन पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे इवन इफ इट इज़ रोटेटिंग दिस पोर्शन विल रिमेन इन द लाइट। ठीक है, सो मतलब रोटेट तो हो रहा है पर ये यहाँ पे दिन ही रहेगा। ठीक है, सो द सन नेवर सेट्स ओवर देयर ड्यूरिंग समर्स, एंड सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर्स इट डज नॉट सेट ओवर हियर। ठीक है, मतलब नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ समर्स में वैसे और विंटर्स में हाँ। ठीक है, उनका समर्स रहेगा वो वाला, है ना। यहाँ देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्राइमरी द मेरिडियंस is greatest at the equator, and it decreases poleward, and it finally converges at the poles. ठीक है, तो ये आपने इफ़ यू हैव सीन अ डायग्राम, वैसे आई जस्ट शो यू हाउ इट इज़। ये सपोज है हमारा प्राइम मेरिडियन, देन देयर विल बी सम अदर लॉन्गिट्यूड्स एज वेल, वो सारे ऐसे रहेंगे ग्लोब के अक्रॉस, है ना। सो बीच में डिस्टेंस विल बी मोर एंड इट विल बी lower at the ends, whereas when we look at the long latitudes, उनके बीच में distance remains constant, and what is the distance, it is 111 kilometers, that is 1 degree, है ना। ठीक है, 1 degree is 111 kilometers, if I am not wrong, let me check, यहाँ पे यही दिया था ना, ये 1 degree latitude approximately 111 kilometers or 69 miles, and the distance between the two latitudes, any two latitudes, it remains constant everywhere। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जैसे इसमें वही बोला है कि जैसे इफ़ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड 1 डिग्री नॉर्थ, देन ये जो पिंक वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, पूरा हर जगह। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर है, ये है अगर 2 डिग्री लैटिट्यूड, तो 2 डिग्री नॉर्थ, तो इसके और 1 डिग्री के बीच में भी द सेम डिस्टेंस विल बी देयर। ठीक है, थ्रू आउट। हाउ एवर यहाँ नेक्स्ट लाइन में क्या दिया था, द लीनियर डिस्टेंस ऑफ a degree of latitude at the pole is slightly longer than at the equator। मतलब क्या,
देखो हमें पता है कि ऐसा है हमारा अर्थ, इट इज़ जियोइड इन शेप, ठीक है। तो ऊपर से चपटा है एंड नीचे से इट इज़, नीचे नहीं बीच में से इट इज़ स्लाइटली बल्जिंग आउटवर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ वाले लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड 0 1 2 3, सो व्हाट विल हैपन इज पोल की तरफ द डिस्टेंस विल बी स्लाइटली लॉन्गर। यहाँ पे जितना डिस्टेंस रहेगा ना, एज कम्पेयर टू द पोल इट विल बी स्मॉलर। पोल्स पे जो कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी हायर, दैट विल बी मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑन नियर द इक्वेटर। बिकॉज यहाँ पे बल्ज आउट हो रहा है, तो आप सोचो कोई आपने बॉल ली, उसको ऐसे दबा दिया, है ना, दबा के ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव उनमें लाइनों में डिस्टेंस कम हो जाएगा, वेयर एज यहाँ पे थोड़ा फिर भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन हियर, ठीक है। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। और लॉन्गिट्यूड में ऐसा रहता है कि द डिस्टेंस इज़ वेरिंग थ्रू आउट, है ना। वो वहाँ पे एक जगह जाके कन्वर्ट, दो जगह नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे दे कन्वर्ज, और बाकी जगहों पे डिस्टेंस चेंजेस, ठीक है। नाउ ऑल मेरिडियंस आर कंसिडर्ड एज ग्रेट सर्कल व्हेन पेयर्ड विद देयर एंटीपोडल मेरिडियन, ठीक है। सो as we had read earlier कि इक्वेटर सॉरी लैटिट्यूड्स के केस में देयर इज़ ओनली वन ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल मतलब समथिंग विच इज़ कटिंग द अर्थ इनटू हाफ, ठीक है। तो हमारा बस जो 0 डिग्री है इक्वेटर, दैट इज़ द ग्रेट सर्कल। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू द लॉन्गिट्यूड्स, देन ऑल ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स। सारे लोग सारे ऐसे ही है ना, ऐसे करके सारे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको और इसके पीछे वाले लॉन्गिट्यूड को कंबाइन करेंगे तो दे विल बिकम अ ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो ये दिया है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं डेट एंड टाइम जोन्स। सो द अर्थ्स 360 डिग्री, हाँ, द अर्थ्स 360 डिग्री रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट dictates the progress of day and night, that is 24 hours. And to maintain order across diverse longitudes, the world is divided into 24 time zones centered on the prime meridian, with the international dateline serving as the terminal point for date changes, ठीक है। तो हमें पता है कि द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई डे एंड नाइट अकर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ दिया है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। हमें लगता है कि ईस्ट टू वेस्ट होगा बिकॉज ईस्ट में सनराइज करता है, बट नहीं, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी नोइंग, ठीक है। एंड टू मेंटेन ऑर्डर अक्रॉस डाइवर्स लॉन्गिट्यूड्स, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स centered on the prime meridian, ठीक है। एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन acts as the terminal point for date changes. This is also important. अभी आपको पता होना चाहिए कि how many time zones are there in the world. There are 24. And how will you remember this? 24 hours होते हैं, तो उसी से you can remember 24 time zones, ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन का भी पता होना चाहिए कि दिस मार्क्स द लाइन वेयर द डेट चेंजेस, ठीक है। तो इसमें जो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है ना, इट इज़ ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सो इंटरनेशनल डेट लाइन का लॉन्गिट्यूड क्या है, इट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो इट इज़ डायरेक्टली ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, है ना। प्राइम मेरिडियन कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो उसके ऑपोजिट इंटरनेशनल डेट लाइन होगा एंड इट विल सिग्निफाई द चेंज ऑफ डेट, ठीक है। सो ये हो गया। अभी ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस थे, दो दो क्वेश्चंस थे, वो विल डू दोस, हाँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन है ये,
कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज. सो क्या क्या दिया है? लेक तंगन्यका, लेक टोनले सैप 3 एंड पैटोस लगून. सो थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास? सो देखो, इसका आंसर नन है, बट इसको वील बी डूइंग प्रॉपरली इन द मैपिंग क्लासेस, है ना. मैंने साउथ अमेरिका का मैपिंग पढ़ा दिया है ऑलरेडी. मतलब साउथ अमेरिका का उनका सुदर्शन गुजर सर के वीडियो से देख के आई, मतलब उनसे रेफर करके आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस चैनल इटसेल्फ. बाकियों का भी आई विल मेक द वीडियोस एंड देन इट विल बी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली. ठीक है. तो क्या क्या दिया है? दिस वॉज आस्क्ड इन 2018. सो ये भी इन जब हम लोग व्हेन वी रीड अबाउट इंडियन ज्योग्राफी देन इट विल बी इजियर टू रिमेंबर दिस, बट स्टिल देख लेते हैं क्या है. दिल्ली, दिल्ली सपोज यहाँ पे है. फिर हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु एंड पुणे. द आंसर इज बेंगलुरु, बट दिस इज a slightly difficult question according to me, and we'll do this properly in the Indian geography वाला portion. ठीक है. अभी देखते हैं इसको. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तब तक. So these questions will be done after we read the next topic. हाँ, टाइम कैलकुलेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम कैलकुलेशन. ये डेट एंड टाइम जोन्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अर्थ का जो रोटेशन है, इट रोटेट्स 360 डिग्रीज इन 24 आवर्स, है ना. ये तो पता ही है हमको. ठीक है. एंड 1 आवर कितने को 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड रहेगा ना, दैट विल सिग्निफाई अ टाइम ऑफ 1 आवर. ठीक है. सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अगर इफ़ यू मूव फ्रॉम मतलब 0 डिग्री, मतलब प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से लेके आप 15 डिग्री तक जाते हैं, देन आपने यू माइट हैव यू विल गेन 1 आवर. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो. एंड 1 डिग्री कितना रहेगा? इट विल बी अराउंड 4 मिनट्स. ठीक है. तो 15 4 कितना हो जाता है? 60 मिनट्स. देयरफॉर 15 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूड विल सिग्निफाई 1 आवर. ठीक है. डायरेक्शनल एडजस्टमेंट देखते हैं. सो इफ़ यू मूव ईस्टवर्ड देन यू विल गेन टाइम, दैट इज यू विल हैव टू ऐड आवर्स. whereas if you move westward then you will lose times. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको कैसे लर्न करेंगे आप? जैसे अभी इंडिया में सुबह जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू यूएसए, यूके, इन सब जगहों से. ठीक है. सो इंडिया इज़ ऑन ऑन द ईस्ट, वेयर एज ये यूके में आप ऐसे इमेजिन करिए कि वहीं से जा रहा है प्राइम मेरिडियन, है ना. ग्रीनविच करके जगह है, वहाँ से इट इज़ पासिंग थ्रू. ठीक है. तो इन सब का दे कम ऑन द लेफ्ट. ठीक है. सो यूके के लेफ्ट साइड क्या आएगा? यूएसए. सो दैट इज़ द वेस्टर्न पोर्शन. सो वेस्टर्न पोर्शन विल बी बिहाइंड एंड ईस्टर्न पोर्शन विल बी अहेड. ठीक है. So if you want to move eastward, you will have to add time. Whereas if you want to move westward, you will have to subtract the hours and lose time. ठीक है. Now time space convergence देख लेते हैं. The global village का जो concept है, it treats time as a measure of distance. So this is not very important, बस ये ऐसे थोड़ा सा बताने के लिए दिया है उन्होंने कि there is this concept that the whole world is a global village. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन का एक concept है. So according to that it the distance is treated as time. ठीक है. तो जैसे बताना है हमें कि कितनी दूर है कोई प्लेस.
सो यूजुअली हम लोग क्या करते थे कि 1500 किलोमीटर दूर है, बट नाउ डेज व्हाट इज बीइंग डन दैट इट इज ओनली 2 hours अवे बाय प्लेन। ठीक है, सो द टाइम इज बीइंग यूज्ड टू सिग्निफाई द डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, है ना, डू नॉट बॉदर टू मच विद दिस, बस ये ऊपर की चीज़ें पता होना चाहिए कि 15 डिग्रीज मतलब कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 1 hour, एंड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस सिग्निफाइज 4 minutes। ठीक है, नाउ लोकल टाइम वर्सेस स्टैंडर्ड टाइम हम लोग देख लेते हैं। लोकल टाइम क्या रहेगा, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सन्स वर्टिकल पोजिशन ओवर एनी स्पेसिफिक मरीडियन। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड टाइम क्या रहेगा, it is a uniform time for an entire region or country to avoid administrative confusion, and it is generally chosen in multiples of 7 degrees 30 minutes longitude। ठीक है, तो हमको पता है कि जो लोकल टाइम है वो हर जगह का इट विल बी डिफरेंट, और इट इज़ नॉट जनरली कैलकुलेटेड। जैसे कि आप कहाँ पे हैं, इफ़ यू आर इन, फॉर एग्जांपल दिल्ली में लोकल टाइम विल बी डिफरेंट as compared to say Bangalore। बेंगलुरु में the local time will be different। Similarly कहीं और कोलकाता में चले जाओ वहाँ पे अलग रहेगा, then गांधीनगर में चले जाओ it will be different। ठीक है, so the local time will be determined by the sun's vertical position over a specific meridian which is passing through this city। ठीक है, और ये लोकल टाइम को हम लोग रेफर नहीं करते हैं नॉर्मली, है ना, वी रेफर टू द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, अगर इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग विद लोकल टाइम देन इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फिर यहाँ राजस्थान में अलग टाइम है, श्रीनगर में अलग टाइम चल रहा है, राजस्थान में भी अलग अलग सिटीज़ में अलग टाइम है, बिकॉज देर आर वेरियस लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू द कंट्री, है ना, तो हर के लिए देर विल बी अ डिफरेंट टाइम, सो दैट विल बिकम वेरी मेसी। दैट इज़ वाई what is done is that there is a standard time which is generally adopted। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या रहेगा, इट विल बी अ यूनिफॉर्म टाइम फॉर एन एंटायर रीजन और अ कंट्री इन ऑर्डर टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन। ठीक है, एंड इट इज़ जनरली चोजन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्रीज 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड क्या है, इट इज़ 82.5 डिग्रीज। ठीक है, 82.5 डिग्रीज ईस्ट, एंड इट passes through uh, it passes through a number of states and we learn about those अभी यहाँ पे। ठीक है, what you need to remember first of all is that हमारा जो टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है it passes through 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन। ठीक है, और 7 डिग्रीज 30 मिनट्स का है कैलकुलेट, लेट मी चेक, कैलकुलेट 7.5 को डिवाइड करती हूँ मैं, 82.5 को 7.5 से डिवाइड करने से पता चलेगा। हाँ, सो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स। 7 डिग्री 30 मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 7.5 लिख सकते हैं, है ना। 7.5 को इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद 11 देन इट कम्स आउट टू बी 82.5। ठीक है, सो इट इज़ इंडीड अ मल्टीपल ऑफ ये 7.5। ठीक है, एज वॉज टोल्ड अर्लियर। नाउ हाउ विल यू रिमेंबर द लॉन्गिट्यूड का नाम, इट इज़ 82 डिग्रीज 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। तो आप ऐसे सोचो कि 90 डिग्री से थोड़ा कम है ना, वैसे करके रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर दिस दैट इट इज़ how much lesser than 90 degrees, it is 7.5 lesser than times lesser than 90 degrees। ठीक है, because if you multiply 7.5 with 12 then it will come out to be 90, है ना, तो उससे एक कम है, 90 डिग्री से एक कम है, रुको यहाँ पे इट इज़ 7.5 इंटू 12 क्या रहेगा, 90। तो उससे आप लर्न करने का कोशिश कर सकते हो कि
it is slightly lesser than 90 डिग्रीज. ठीक है, इंडिया वाला इट इज़ 7.57 डिग्रीज 30 मिनट्स लेसर दैन 90 डिग्रीज. ठीक है, सो द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया इज 82.5. शायद दीपिका पादुकोण जो है उनका एक कोई ब्रांड भी है, उसका भी यही नाम है शायद. लेट मी चेक वंस सो इट विल बी इजियर टू रिमेंबर. मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं. हाँ, वह उस उनका जो ब्रांड है उसका नाम है 82 डिग्री ईस्ट. ठीक है, तो वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, 82 ईस्ट बोलते हैं. एंड हमारा वैसे जो लॉन्गिट्यूड है इट इज़ 82.5, दैट इज़ 82 डिग्रीज 30 मिनट्स, है ना. तो 82.5 इतना सही नहीं साउंड करेगा. दैट इज़ वाई जो दीपिका पादुकोण है ना, उनका एक स्किन केयर ब्रांड है 82 डिग्री ईस्ट. ठीक है, तो उससे भी यू कैन रिमेंबर इट कि 82.5 है असली में तो हमारा लॉन्गिट्यूड. बट शी हैज़ नेम्ड द ब्रांड 82 डिग्री ईस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंडियन ब्रांड. ठीक है, so this way you can remember this. Now this longitude passes through 5 states in India. So first of all we have UP, फिर MP. यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ इट विल बी easier to remember. देखो यूपी से पास हो रहा है, ये वाली लाइन है ना. यूपी से हो रहा है, फिर एमपी से हल्का सा पास हो रहा है. ठीक है, कॉर्नर से. देन इट पासेस थ्रू छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड लास्ट में आंध्र प्रदेश. ठीक है, सो दीज आर द स्टेट्स थ्रू विच द प्राइम मेरिडियन इज पासिंग, है ना. दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन. ठीक है, अभी इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ the IST meridian, that is 82 degrees 30 minutes east, intersects the Tropic of Cancer. As you might be knowing, Tropic of Cancer also passes through India, है ना. तो जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में देर इज अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज कोरिया. तो इसको लर्न करना विल बी इजियर बिकॉज देखो ये कोरिया साउथ कोरिया जैसे साउंड कर रहा है ना, तो वैसे कर सकते हैं इसको लर्न. वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दे इंटरसेक्ट. ठीक है, वहाँ पे. ठीक है, नाउ हाँ ये हो गया इतना. अभी ऑफसेट कितना है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है हमारा, मतलब कि जो प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है दैट इज़ टेकन एज द ग्लोबल रेफरेंस. प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा होता है ना, दैट इज़ टेकन एज द ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम. ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना. उससे हमारा टाइम कितना ज़्यादा आगे है, इट इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कितना डिफरेंस है दोनों में. देयर इज़ एन ऑफसेट ऑफ 5 hours and 30 minutes. You can also calculate this easily because we know that 1 degree is equal to 4 minutes, है ना. और ग्रीनविच से क्या पास हो रहा है, 0 डिग्री. इंडिया से क्या पास हो रहा है, 82.5 डिग्रीज. ठीक है, सो 82.5 डिग्रीज ईस्ट इंटू 4 मिनट्स करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 5 4 20, 8 9 10 33 शायद आ रहा है ना. लेट मी चेक. 82.5 इंटू 4. ठीक है, 330 आ रहा है. 330.0, दैट इज़ 330.0 मिनट्स. ठीक है, नाउ इफ़ यू डिवाइड 330 बाई 60 देन यू विल गेट, ये मिनट्स में है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वील हैव टू डिवाइड इट विद 60, है ना. तो 330/60 आवर्स दैट इज़ इक्वल टू 5.5 आवर्स. ठीक है, सो वही हो गया 5 hours 30 minutes. ठीक है, सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में टाइम का, इट इज़ 5.5. ठीक है, एंड नेक्स्ट है इंडिया 30 डिग्री
longitudinal span results in a 2 hour sunrise difference between नागालैंड एंड जैसलमेर। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से जो हमारा सबसे दूर वाला पॉइंट है उससे जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उससे जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है एंड एज कम्पेयर टू, रुको आई जस्ट शो यू प्रॉपर्ली। ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से जो भी लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है और जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से जो भी लॉन्गिट्यूड पास कर रहा है, इन दोनों के बीच में देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्रीज। डिस्टेंस नहीं, मतलब कि 30 डिग्रीज का देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, 30 डिग्रीज मतलब कि कितना हो गया, 1 डिग्री इज 4 मिनट्स, तो 30 डिग्री विल बिकम 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स, है ना। समझ गए आप। देखो यहाँ पे जितना भी वो है लॉन्गिट्यूड है, इसमें और इसमें देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्पैन हमारा 30 डिग्री का है। ठीक है, देयरफॉर 30 डिग्री मतलब कि उनका जो लोकल टाइम है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, इट विल बी अबाउट 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे देन सन विल राइज अर्लियर इन नॉर्थ ईस्ट एज कम्पेयर टू यहाँ पे गुजरात वगैरह में। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि देयर इज अ, वही लॉन्गिट्यूडनल स्पैन दिया हुआ है, सो यू शुड जस्ट नो कि 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल स्पैन है हमारा एक कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल टाइम जोन्स एंड वेरिएशंस। सो एज वी हैड अर्लियर ऑल्सो रेड, देयर आर नियरली 24 टाइम जोन्स यहाँ पे दिया है कहीं पे, रुको ये द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। ठीक है, सो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, है ना। तो एक इंडिया वाला टाइम जोन हो गया है। ठीक है, अभी वील लुक एट द स्टैंडर्ड टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो there are certain regions who are sharing the same uniform standard time। ठीक है, तो हाउ विल यू डिटरमाइन कि कौन से जोन में आ रहा है वो कंट्री, इट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द साइज ऑफ द मेन लैंड, है ना, जिसका भी लॉन्गिट्यूडनल स्पैन है उसके बेसिस पे, या इफ वेदर इट इज स्कैटर्ड ओवर, इट हैज स्कैटर्ड ओवरसीज टेरिटरीज और नॉट। ठीक है, तो जैसे हमारा कितना लॉन्गिट्यूडनल स्पैन है 30 डिग्रीज, तो हमने क्या सोचा कि वी विल मेक डू विद ओनली अ सिंगल टाइम जोन ओनली, वेर एज सर्टन कंट्रीज सच एज रशिया, कैनेडा, they have multiple time zones because of their longitudinal span, they have a large longitudinal span। ठीक है, तो इसलिए they have to come up with more time zones। ठीक है, so these are the examples। जैसे फ्रांस है, France has 13 time zones in it, and even though it is a very small country, if you look at France, it is quite small, but still it has 13 time zones। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, you have Russia and USA, they have 11 time zones each। Then UK, that is United Kingdoms and Australia, they have 9 time zones each। ठीक है, देन डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, डेनमार्क भी छोटा सा लगता है बट डेनमार्क के अंदर क्या आता है, ग्रीनलैंड ऑल्सो कम्स अंडर डेनमार्क ओनली, दैट इज़ वाई दे हैव सो मेनी टाइम जोन्स। नहीं तो इफ़ यू लुक एट डेनमार्क, इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, हमारे इंडिया की किसी स्टेट जितना, स्टेट से भी स्मॉल होगा, यूपी वगैरह से छोटा ही होगा डेनमार्क। ठीक है, जो उनका मेन है, बट देन ग्रीनलैंड इज़ वेरी बिग, सो दैट इज़ वाई दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम जोन्स। ठीक है, एक सेकेंड, फ्रांस, हाँ, फिर ब्राज़ील एंड मेक्सिको, वहाँ पे क्या क्या है, देर आर 4 टाइम जोन्स ईच। ठीक है, नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि फ्रांस का इतना ज़्यादा टाइम जोन्स क्यों है, इट इज़ अराउंड 13 टाइम जोन्स, दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज इट हैज़ वेरियस ओवरसीज एनक्लेव्स एंड टेरिटरीज।
ठीक है, तो कंट्री इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट स्मॉल। यहाँ पे फ्रांस छोटू सा है इधर कहीं पे। आई विल हाईलाइट इट टू इन द मैप। ये यहाँ पे कहीं पे है ना फ्रांस। ठीक है, वो नीचे स्पेन है, यहाँ पे ऊपर फ्रांस है। ठीक है, but what the problem, the main reason why it has so many time zones is because it has a lot of territories which are scattered along across the globe. ठीक है, तो जो फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर थे उसकी काफ़ी सारी टेरिटरीज, जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ अमेरिका में भी है, अटलांटिक में भी है। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट हैज़ सो मेनी टाइम जोन्स। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, सो इफ़ पॉसिबल ट्राई टू रिमेंबर कि जैसे फ्रांस हैज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स। फिर रशिया और यूएसए के पास कितना 11-11 ही है। फिर यूके के पास में भी इतने सारे क्यों हैं? देखो, वैसे तो कंट्री इज़ क्वाइट स्मॉल, इफ़ यू लुक एट यूके इट इज़ क्वाइट स्मॉल, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉलोनीज़। मतलब अब कॉलोनीज़ नहीं बोलते हैं, वो टेरिटरीज़ में काउंट होगा उनका। ठीक है, एंड दैट इज़ वन रीज़न व्हाई दे हैव सो मेनी टाइम ज़ोन्स अगेन। ठीक है, फिर डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इन सब के पास दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम जोन्स। यू नीड नॉट रिमेंबर दिस, बस फ्रांस का लर्न कर लो कि 13 है उनके पास। ठीक है, वेट लेट मी चेक कनाडा का भी। कनाडा टाइम जोन्स, सो कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं। एंड कंट्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स कौन सा है? इट इज़ फ्रांस। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस दैट France has the highest number of time zones. So that is something which you need to remember. ठीक है, बाकी सारे they are not as important. बाकी you can skip all of these. इसमें नेक्स्ट हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन एंड डेट चेंज के बारे में देख लेते हैं। सो लोकेशन क्या है? सो एज आई हैड अर्लियर टोल्ड यू एज वेल, प्राइम मेरिडियन के एकदम ऑपोजिट वी हैव द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, सो प्राइम मेरिडियन इज ऑन 0 degree longitude, whereas the international date line is on the 180 degree longitude. ठीक है, तो एकदम ऑपोजिट साइड, ग्लोब के एकदम ऑपोजिट साइड है ये। लोकेशन, इट फॉलोज द 180 degree meridian through the Pacific Ocean, and it zigzags to avoid splitting a single landmass or island group into two different calendar dates. ठीक है, सो इंटरनेशनल डेट लाइन वैसे तो 180 डिग्री मेरिडियन पे ही मानते हैं इसको, बट ये ऐसे जिगजैग इसलिए बनाया है बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज दैट डिफरेंट, मतलब विद इन द सेम कंट्री देयर विल बी टू डिफरेंट डेट्स। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग, ये सब पूरा जिगजैग इसीलिए बनाया है इसको कि एटलीस्ट विद इन वन कंट्री और विद इन वन आइलैंड or group of islands there should be the same date which should exist. ठीक है, that is why this is zigzag. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म फॉर डेट चेंज क्या है। सो इफ़ यू आर क्रॉसिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एशिया, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न portion and you're going to the east, if you're going फ्रॉम एशिया, मतलब वेस्ट क्या रहेगा इस केस में? दिस इज एशिया, ये इस साइड से हमें वेस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस लुक्स लाइक वेस्ट टू अस। ठीक है, ये वेस्ट दिख रहा है, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट दिख रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में क्या है? यहाँ पे एशिया है, ये दिख रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या होता है? एशिया रहता है ना। सो इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम एशिया टू ईस्ट, ईस्ट में क्या है? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिख रहा है आपको। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, देन व्हाट विल हैपन? यू विल मूव 1 day बैकवर्ड्स। ठीक है, सो यू विल हैव टू मूव द कैलेंडर बैकवर्ड बाय 1 day। ठीक है, सो यू विल हैव टू रिपीट 1 day। सो फॉर एग्जाम्पल समवन सिट्स इन एन एयरक्राफ्ट हियर, कब बैठे वो? 15, जैसे
21 अप्रैल को बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैठ गए एंड इफ दे क्रॉस दिस इंटरनेशनल डेट लाइन तो यहाँ पे क्या डेट रहेगी, इट विल बी 20 अप्रैल ओनली, ठीक है। सो दे विल लूज वन डे, लूज नहीं, दे विल गेन वन डे, बिकॉज पहले यहाँ पे 21 था पर अभी वो यूएसए पहुँच के इट विल बी 20th ओनली, ठीक है। तो ऐसा है। फिर ये यहाँ पे वही दिया है, क्रॉसिंग वेस्ट टू ईस्ट दैट इज़ फ्रॉम एशिया टू अमेरिकाज, you will have to move the calendar backward by one day. And if you cross from east to west, that is if you are going from Americas to Asia, then you'll have to move the calendar forward by one day, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी, ये ऐसे ही दिया हुआ है, ओनली यहाँ तक इज इम्पोर्टेंट, ये केस स्टडी इज जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी। क्या दिया है, एनाडर वर्सेस नोम। एनाडर एक रशिया में जगह का नाम है एंड नोम इज इन अलास्का, ठीक है। दे आर क्वाइट क्लोज, यहाँ पे दिस इज रशिया, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज अलास्का, ठीक है। सो दे आर क्वाइट क्लोज, है ना। दे आर क्वाइट क्लोज बट दे आर सेपरेटेड बाय द इंटरनेशनल डेट लाइन। सो एनाडर इज 21 hours ahead of noon, ठीक है। सो व्हेन इट इज मंडे मॉर्निंग इन एनाडर इट इज संडे मॉर्निंग इन नोम। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, बस ये क्यूरियोसिटी पर्पसेस के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, Earth's motions and their consequences. So Earth का एक dynamic behavior है and it is governed by two primary movements. अच्छा रुको, we have to do the questions first, ये वाले है ना। So we will be doing these questions first. So सबसे पहले क्या question दिया है, this was asked in 2025. Consider the following countries: United Kingdom, Denmark, New Zealand, Australia and Brazil. How many of the above countries have more than 4 time zones? So अभी हमने पढ़ा था, देखो यूके में है ज़्यादा, 4 से ज़्यादा है, डेनमार्क में भी 4 से ज़्यादा है, न्यूजीलैंड का हमें पता नहीं है, ठीक है, जस्ट अज्यूम के अभी नहीं पता है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे हैं, देर आर 9 time zones एंड इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर, यू मस्ट बी नोइंग दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ अ, मतलब खुद ही कॉन्टिनेंट जैसा ही है, इट इज़ क्वाइट बिग, so it will have more number of time zones. Then Brazil if I'm not wrong it has 4 time zones exactly, and हमें क्या बताना है, more than 4 time zones वाले बताने हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट 3 तो है ना। तो ये वाला तो वी कैन कैंसिल आउट, ये वाला दिस वोंट बी द ऑप्शन। फिर ऑल 5 भी नहीं होना चाहिए, देखो क्या है, ब्राज़ील मैंने बोल दिया आपको, बस 4 है ना। और न्यूजीलैंड को भी आप देखो, इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, ठीक है। तो आई डाउट इफ़ इट हैज़ 4 time zones और मोर, ठीक है। सो ये भी नहीं होना चाहिए एंड ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सो द आंसर शुड बी 1 2 3, द आंसर इज एक्चुअली ऑल ओनली 4 है इसका आंसर, ठीक है। सो लेट मी चेक कि न्यूजीलैंड में कितने होते हैं टाइम जोन्स। न्यूजीलैंड टाइम जोन्स, न्यूजीलैंड में देर आर ओनली 2 time zones, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ब्राज़ील में कितने हैं यहाँ पे चेक करने दो, ब्राज़ील हैज़ 4 time zones, सो आई वंडर व्हाई दे हैव गिवन दिस आंसर। मोर देन 4 पूछा है ना, देखो यूके में पता है हमको बहुत सारे हैं, डेनमार्क में बहुत सारे हैं, न्यूजीलैंड में बस 2 ही हैं, ठीक है, ओनली 2। देन ब्राज़ील में एग्जैक्टली 4 time zones हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे हैं, सो देर आर ओनली 3 countries हैविंग मोर देन 4 time zones अकॉर्डिंग टू मी। So I do not know why the answer has been given as B. It should have been only 3. ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से आंसर। So let me check on some other platform कि क्या आंसर दिया है। Consider, रुक जाओ, time zone question, ऑप्शन 2 ही दिया है इसमें भी।
यहाँ पे भी पता नहीं, आई डाउट। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन टू ही दिया, बहुत सारी जगहों पे ऑप्शन हैज़ बीन गिवन एज टू, बट द प्रॉब्लम इज दैट मेरे हिसाब से थ्री होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन वही दिया है। देखो क्या क्या होगा, यूके में है, फिर डेनमार्क में है, दो हो गए, तीन ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है, और फिर क्या है, अच्छा न्यूजीलैंड ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम जोन्स अपेरेंटली। न्यूजीलैंड में कितने हैं, देर आर 5 टाइम जोन्स गिवन। अच्छा, ठीक है, दिस वॉज समथिंग विच आई वॉज मेकिंग मिस्टेक में। न्यूजीलैंड में देर आर 5 टाइम जोन्स, तो हाँ ठीक है। सो इफ़ वी गो बाय दैट, देर आर नॉट 2 टाइम जोन्स, बट देर आर अदर 5 टाइम जोन्स इन न्यूजीलैंड। सो इफ according to that, the answer for this question should be B, only 4। ठीक है, और ऐसा क्यों है कि न्यूजीलैंड हमें लगता है कि छोटा सा ही कंट्री है, बट उसके देर आर सम आइलैंड्स विच आर लोकेटेड क्वाइट फार अवे। ठीक है, एंड ये जो सारे आइलैंड्स को मिला के देखेंगे, देन देयर विल बी मोर नंबर ऑफ टाइम जोन्स। ठीक है, सो देर आर 5 टाइम जोन्स इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये भी 2024 का ही है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनाडर इन साइबेरिया and Nome in Alaska are a few kilometers away from each other. But when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. ठीक है, फिर क्या बोला है, when it is Monday in Anadir, Anadir कहाँ पे है, साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ पे रहेगा, it is in Russia. When it is Monday in Anadir, it is Tuesday in Nome. Nome is in Alaska, that is USA. बट ये उल्टा दे दिया है इन्होंने, ठीक है, बिकॉज रशिया विल बी अहेड ऑफ यूएसए, है ना, हमने पढ़ा था इफ़ यू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देन यू विल बी लूजिंग वन डे। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग एंड ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द आंसर शुड बी वन ओनली। ठीक है, तो ये ऐसे जो स्वैप वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी करता है यूपीएससी। ठीक है, so this according to me was slightly tricky question because न्यूजीलैंड का वो था, more number of time zones were there। ठीक है, बाकी तो देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ्स मोशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। सो अर्थ का जो डायनामिक बिहेवियर है, इट इज़ गवर्न बाय टू प्राइमरी मूवमेंट्स, वी ऑलरेडी नो, वी हैव बोथ रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन। ठीक है, सो इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड revolves around the sun. Now, the interplay between these movements, combined with the axial tilt, creates the cyclical variations in light, heat, and seasons that sustain life. ठीक है, so we'll be doing these questions after we study the theory। ठीक है, उसके बाद में करते हैं इनको। हाँ, so first of all we'll be looking at rotation। तो रोटेशन में क्या क्या रहेगा, देखो, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, this direction is very important to know। Do not get confused के since the sun rises in the east to west होता होगा rotate, नहीं, the earth rotates from west to east and it takes 24 hours to complete one rotation। ठीक है, ये I'll just highlight this। उसके बाद axis of the earth makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane। So I'll show you this via a diagram। तो ये सपोज है अर्थ और ये उसका एक्सिस है, और ये वाला पोर्शन जो रहेगा, दिस विल बी द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये ऐसे करके दिस विल बी द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन विल बी समथिंग, इट विल बी अ प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इमेजिनरी प्लेन है। इससे अगर देखेंगे, सो द एंगल विच इज़ बीइंग मेड, ये अगर सीधे होता, so the angle which is being made here is around 66.5 degrees। ठीक है, so this is what is being talked about कि जो axis of the earth है, it makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane।
and if there is no rotation of the earth, other half would remain in darkness and it would be freezing cold all the time. ठीक है, ऐसे ही बताया है कि had it not been rotating, had the earth been not being rotating, तो ये वाला पोर्शन हमेशा डार्कनेस और ठंड में रह जाता। ठीक है, नाउ जो रोटेशन हो रहा है उसका जो लीनियर वेलोसिटी है, इट इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड इट इज़ मिनिमम एट द पोल्स। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा बोल सकते हैं ना, एंड यहाँ पे द वेलोसिटी विल बी द लीस्ट, लीनियर वेलोसिटी विल बी मिनिमम एट द पोल्स। ठीक है, नाउ ऑल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट होते रहते हैं, है ना, हमें पता है। ठीक है, एंड देयर इज समथिंग नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एज वेल। ये सर्कल क्या डिवाइड करता है, हमारे पूरे अर्थ को डे एंड नाइट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सो सनलाइट, इफ सनलाइट इज यहाँ पे पड़ रही है इस वाले पोर्शन में, देन देयर विल बी एन इमेजिनरी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विच विल डिटरमाइन कि कहाँ पे दिन रहेगा, कहाँ पे रात रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, Coriolis force. Coriolis force is a pseudo force that deflects winds and ocean currents to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. So again this is also extremely important कि Coriolis force का क्या काम है, it is just a pseudo force, है ना, वो हम बस कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड उससे होता क्या है, जो ओशन करंट्स हैं और जो विंड्स हैं, they will get deflected towards the right in the northern hemisphere। ठीक है, तो अगर ऐसे सीधा चल रहा है they will get deflected towards the right। ठीक है, तो राइट को डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब क्लॉकवाइज होते जा रहा है। ठीक है, एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर दे विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज में चले जाएगा फिर। ठीक है, ऐसे भी इसी को देखो, यहाँ पे अगर ये सदर्न हेमिस्फेयर होता तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है। ठीक है, सो कोरियोलिस फोर्स, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और जो डायरेक्शन ऑफ वो है डिफ्लेक्शन, दैट इज गिवन बाय द फेरल्स लॉ। एंड जस्ट रिमेंबर दिस के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ हो रहा है, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जियोइड शेप। सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट कॉजेज द अर्थ टू बल्ज एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स। ठीक है, सो दिस इज द जियोइड शेप, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस एज वेल। इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं, है ना, ऊपर पढ़ा था हमने। देन वी हैव सर्टेन टाइडल इफेक्ट्स। सो जो मून का पोजिशन है ना, ये सब दे रिजल्ट इन वेरियस टाइड्स। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ, उसके रोटेशन पे, हर चीज़ पे, दैट दैट इज इट वेरीज। ठीक है, सो जो टाइडल इफेक्ट्स हैं दे कंट्रीब्यूट टू टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइड्स, तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ये सब पता होना चाहिए, जियोइड शेप, कोरियोलिस फोर्स, देन के रोटेशन का जो लीनियर वेलोसिटी है, इट इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। ठीक है, और एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन करके होता है। ठीक है, नेक्स्ट वील रीड दिस नोट। जो अर्थ का रोटेशन रेट है, इट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, है ना, एंड रीज़न क्या है इसका, रुको वेट अ सेकेंड। Earth's rotation rate is gradually decreasing, thus increasing the length of the days. And the main reason for this is tidal friction. Tidal friction क्यों होता है? It is caused by the gravitational pull of the sun and the moon, thus resulting in a loss of rotational energy. Then mass redistribution से भी हो रहा है। So mass redistribution में क्या है? The melting of polar ice and the glacier का जो retreat हो रहा है, उससे
the mass is being redistributed throughout the earth, है ना. And there's also significant groundwater depletion. That is why the mass is being shifted towards the equator, because वो जो पूरा आइस था पोलर रीजन्स में, इट इज़ मेल्टिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर. ठीक है. दस इट इज़ इंक्रीजिंग अर्थ्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उससे रोटेशन स्लो होते जा रहा है. ठीक है. देन पोलर बॉन्डर एंड इट्स एक्सिस ड्रिफ्ट. सो जो अर्थ का जो स्पिन एक्सिस है, इट हैज़ शिफ्टेड नियरली 4 meters सिंस 1980, एंड mass changes also amplify the Chandler wobble, which is a natural axis oscillation with a period of about 433 days. ठीक है. तो जो हमारा स्पिन एक्सिस है अर्थ का, ये बस पता होना चाहिए कि इट इज़ ड्रिफ्टिंग स्लाइटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ ड्रिफ्टिंग. ठीक है. सो जो अर्थ का जो स्पिन एक्सिस है, इट हैज़ शिफ्टेड बाय नियरली 4 meters सिंस 1980. ठीक है. सो दैट इज़ अराउंड 46 years में 4 meters चेंज हो गया. ठीक है. इसको 40 कंसिडर कर लो इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट इजीली. ठीक है. नाउ मास का जो चेंजेस है, दैट इज ऑल्सो एम्पलीफाइड द चैंडलर वॉबल. तो चैंडलर वॉबल में क्या होता है, जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट वॉबल्स अ बिट. ठीक है. हल्का सा इट ऑसिलेट्स एट इट्स ओन लोकेशन. ठीक है. एंड एवरी 433 days दिस हैपन्स. ठीक है. हाउ विल वी रिमेंबर दिस? देखो, हमने पहले ही 4 4 से करा है. 4 से क्या है, पहले तो 4 meter द एक्सिस हैज मूव्ड. आफ्टर दैट वी रेड के 40 years में ये 4 meter मूव हुआ है ना. देन अगेन एक और कर लेते हैं कि जो नेचुरल एक्सिस का ऑसिलेशन है, इट अकर्स इन 433 days. ठीक है. तो 433 को आप ऐसे देख लो कि 400 जैसा है, बस इसका जो ओ है उसका आधा ऊपर लगा दिया है. जैसे ऐसे था 0, उसका ये वाला पोर्शन यहाँ निकाल के लगा दिया है दोनों केसेस में. ठीक है. सो दिस विल बी ईजियर टू रिमेंबर. और ये 4. सो 433 days पे द ऑसिलेशन ऑफ द एक्सिस टेक्स प्लेस. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज चैंडलर वॉबल. एंड हाउ विल यू रिमेंबर द नेम? चैंडलर आपको पता होगा, इफ़ यू माइट हैव वॉच्ड द सीरीज फ्रेंड्स, उसमें देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम्ड एज चैंडलर. ठीक है. तो ऐसे आप इमेजिन करिए कि वो वॉबल हो रहा है. ठीक है. सो दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट रेवोल्यूशन. सो रेवोल्यूशन में क्या दिया है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ क्लोज्ड elliptical orbit, and the time taken is around 365 days and 1/4 day as well. उसको भी ऐड करते हैं. ठीक है. सो एग्जैक्ट टाइम इज 365 प्लस 1/4 ऑफ अ डे. ठीक है. एंड देर आर वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सीजन्स. ठीक है. ये तो पता है हमको. फिर देर आर सर्टन ऑर्बिटल एक्सट्रीम्स एज वेल, है ना. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस, बट इट इज़ द एपीहीलियन एंड द पेरीहीलियन. ठीक है. पेरीहीलियन मतलब इट इज़ द क्लोजेस्ट पोजिशन टू द सन. ठीक है. एंड एपीहीलियन विल बी द फारदेस्ट पोजिशन फ्रॉम द सन. ठीक है. ये एलिप्स है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसमें एक पेरीहीलियन रहेगा, एक रहेगा एपीहीलियन. पेरी से के पी से आप पास कर सकते हैं. पास मतलब किसी चीज़ के पास. सो दिस इज क्लोज टू द सन, वेयर एज एपीहीलियन के ए से अवे, दिस इज अवे फ्रॉम द सन. ठीक है. दैट यू कैन रिमेंबर दिस. नाउ द डेट्स ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर कि कब 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 होता है पेरीहीलियन और एपीहीलियन पोजिशन. सो जो पेरीहीलियन होता है दैट इज़ ऑन January 3rd, and aphelion is on July 4th of every year. ठीक है. So perihelion, it is the closest position to the sun and the insolation is slightly higher, whereas aphelion is the farthest position from the sun. ठीक है. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, देखो. पेरीहीलियन कब है, जनवरी में. जनवरी में हमारा जो इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वी हैव द विंटर्स.
ठीक है, विंटर्स है इंडिया में, है ना। तो सिंस इंडिया में विंटर्स हैं तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि विंटर्स को कम करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा इन लोगों को ठंड ना कर लगे, द सन इज़ क्लोज टू द अर्थ इवन व्हेन वी हैव विंटर्स। ठीक है, ऐसे ये बस लर्न करने के लिए मैंने बताया है कि आप ऐसे इमेजिन करो कि विंटर्स के टाइम पे सो दैट इंडियंस डू नॉट फील वेरी वार्म वेरी कोल्ड, दैट इज़ वाई द सन इज़ प्रेजेंट नियर अस। ठीक है, वेराज जुलाई में हम लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लगे, दैट इज़ वाई द सन इज़ फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस इजीली। जनवरी 3 और जुलाई 4। ठीक है, दोनों जे से हैं और हैं, और दोनों क्या है, 3 और 4। ठीक है, सो इसको जून से कंपेयर वो मत करना, डू नॉट कंफ्यूज दिस विद जून, बट इट इज़ रादर जुलाई। ठीक है, सो जनवरी और जुलाई में कितना मंथ्स का फ़र्क है, अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 6 मंथ्स बिटवीन द टू। हाँ, दिस मेक्स सेंस, इट दोनों ऑपोजिट साइड्स पे है ना, सो इट विल टेक 6 मंथ्स टू गो फ्रॉम वन डेज टू अनदर। ठीक है, तो 6 महीने का फ़र्क है दोनों में, है ना। ये दोनों में देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 6 मंथ्स 1 डे। ठीक है, सो जनवरी 3 और जुलाई 4, यहाँ पे लिख देती हूँ, 6 मंथ्स 1 डे का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन, हाँ, ऑफ एन ईयर दिया है यहाँ पे 365 डेज 5 hours and 48 minutes, so it is around 365 days and 1/4 of the next day. ठीक है, however what we do normally is that we add these, इनको हटा के every fourth year, मतलब every fourth year we increase a day in February. ठीक है, and that is known as a leap year. ठीक है, so every 4 years there is a leap year. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एक्सियल टिल्ट, ऑब्लिक्विटी भी बोलते हैं इसको। सो जो अर्थ का एक्सिस है, इट इज़ टिल्टेड एट अराउंड 23.5 डिग्रीज रिलेटिव टू द परपेंडिकुलर ऑफ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जो हमने पढ़ लिया था, देखो यहाँ पे आई हैड शोन यू कि यहाँ से 66.5 डिग्रीज है, ये टोटल कितना रहेगा, इट टोटल विल बी 90 डिग्रीज, है ना। सो बचा हुआ कितना हो गया, 90 - 66.5 डिग्रीज कितना हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 23.5 डिग्रीज। ठीक है, ये दिया है। सो जो वर्टिकल वाला हमारा प्लेन है उससे द क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस द एंगल विल बी 23.5 ठीक है, सो ये mentioned है। So the Earth's axis is tilted at 23.5 degrees relative to the perpendicular of its orbital plane, or 66.5 degrees with the orbital plane itself. ठीक है, so the tilt varies between 22.1 degrees and, ये तो हमको पता है ना, this is just normal things which have been mentioned here. फिर the tilt varies between 22.1 degrees and 24.5 degrees over a 41,000 year cycle. अच्छा, इसको बोलते हैं मिलानकोविच साइकिल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मिलानकोविच साइकिल्स में क्या क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन द अर्थ्स ऑर्बिटल शेप, एक्सिस का टिल्ट भी चेंज होता है, एंड एक्सिस का जो वॉबल का डायरेक्शन है दैट ऑल्सो चेंजेस, thus affecting the intensity of the seasonal extremes. ठीक है, so these are very important, the Milankovitch cycles. ठीक है, now without this tilt there would be no seasons at all, and the length of day and night would be equal globally year round, है ना। वो तो पता ही हमको, this is not important to know. What you need to know from this paragraph is the Milankovitch cycles, जिसमें अर्थ का ऑर्बिट का शेप चेंजेस, द एक्सियल टिल्ट चेंजेस, एंड द एक्सिस का जो वॉबल का डायरेक्शन है दैट आल्सो चेंजेस। और किस किस के बीच में देयर इज़ अ, इट वेरीज बिटवीन
द एंगल वेरीज बिटवीन 22.1 डिग्रीज एंड 24.5 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, वील बी लुकिंग एट द विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस, ये सब के डेट्स लर्न कर लेते हैं। देखो, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस दे मार्क द चेंजिंग ऑफ द सीजन्स, ठीक है। सो द सोल्स्टिस विल अकर व्हेन द सन रीचेस इट्स highest or lowest point in the sky at noon, thus resulting in the longest and shortest days of the year. Whereas equinox क्या होता है, as the name suggests, equi से क्या हमको याद आता है, equal, मतलब कि this happens 2 times in a year, जहाँ पे डे और नाइट का जो टाइम है they are equal in length। नहीं तो क्या होता है, डे इज आइदर लॉन्गर दैन द नाइट और द अदर वे राउंड। बट इक्विनॉक्स पे बोथ द डे एंड द नाइट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। और सोल्स्टिस पे क्या होगा, सोल्स्टिस विल बी व्हेन या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहेगा सन, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन रहेगा, दैट इज नोन एज द सोल्स्टिस, ठीक है। एंड दे रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर, ठीक है। सो नाउ वील लर्न अबाउट दीज द नेम्स ऑफ द सॉल्स्टिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समर सॉल्स्टिस होता है, दिस हैपन्स इन द समर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो समर्स है उसमें होता है, ठीक है। एंड इट हैपन्स ऑन June 21st, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव द विंटर सॉल्स्टिस, इट हैपन्स ऑन December 21st, ठीक है। तो समर सॉल्स्टिस कब हो गया, June 21st में। विंटर सॉल्स्टिस कब हो गया, December 21st पे। देन यू ऑल्सो हैव, ये दोनों तो हो गए ना, एंड इन दोनों को लर्न कैसे करेंगे, देखो दोनों 21st को हो रहे हैं, ठीक है। और है क्या ये सॉल्स्टिस, सॉल्स्टिस मतलब हाउ विल यू रिमेंबर दिस, मतलब कि द सन इज 2 times हार्शर या 2 times कोल्डर, ठीक है, 2 times कोल्डर, ऐसे करके लर्न कर लो, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। दो जो सॉल्स्टिस होते हैं ना, समर वाला इज द हॉटेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, वेयर एज द विंटर सॉल्स्टिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द कूलेस्ट ईयर ऑफ द ईयर, डे ऑफ द ईयर, ठीक है। सो 2 1 मतलब 2 times हार्शर, 2 times कोल्डर, ठीक है, ऐसे करके कर लो। तो 21 को होता है, एक रहेगा समर्स में दैट इज जून, एंड एक पीक समर्स इज इन जून, एंड एक रहेगा पीक विंटर्स दैट इज दिसंबर में, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव, डू नॉट कंफ्यूज दिस विद ये वाला डेट, पेरीहिलियन और एपीहिलियन वाला, दैट इज इन जनवरी एंड जुलाई, है ना। अभी है इक्विनॉक्स, देख रहे थे, इक्विनॉक्स अकर्स अगेन 2 times इन अ ईयर, इसमें भी कब कब होगा, एक तो 21st मार्च को होगा और एक होगा September 21st को, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं पे दिया होता है 22nd September, लेट मी चेक द एग्जैक्ट डेट। इक्विनॉक्सेस के डेट्स हैं वही, यहाँ पे 21st September दिया है, एक्चुअली इट इज़ ऑन 22nd और 23rd September, बट ठीक है, आप 21 भी याद कर सकते हो, इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर, ठीक है। सो मार्च एंड सितंबर में इक्विनॉक्स होगा, मार्च में क्या रहता है, स्प्रिंग पीरियड चल रहा होता है ना, एंड सितंबर में यहाँ ऑटम, ठीक है। तो इन दोनों टाइम पे द जो वेदर है, इट इज़ क्वाइट माइल्ड, माइल्ड और मॉडरेट सा वेदर होता है, ठीक है, मॉडरेट वेदर रहेगा, दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ द मंथ्स, कि मॉडरेट वेदर कब रहता है, एक तो सितंबर में एंड एक मार्च में, ठीक है। एंड फिर पीक समर्स कब है, जून में, एंड पीक विंटर्स इज इन दिसंबर, ठीक है। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर दीज, है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ पे वही दिया हुआ है इन अ टैबुलर फॉर्मेट। सो समर सॉल्स्टिस कब है, June 21st को, विंटर सॉल्स्टिस ऑन December 22nd, बचा यहाँ पे वही, यहाँ पे देर इज सम प्रॉब्लम, उन्होंने सारा ही कुछ वो दिया है, 21 दिया हुआ है, बट ठीक है।
कहीं कहीं पे वही आप 21 लर्न करके चलो, बिकॉज इन सम बुक्स इट इज़ गिवन एज 22 दिसंबर, कहीं कहीं पे 21 दिया है, ठीक है। सो जस्ट टेक 21 एज द मेट्रिक के चारों दिन 21 को ही आते हैं, ठीक है। ऐसे ही बस लर्न करने के लिए। सो समर सॉल्स्टिस जून 21, विंटर सॉल्स्टिस December 21 कर लो। वर्नल इक्विनॉक्स दैट इज जो स्प्रिंग वाले में होगा, इट इज नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स, that will happen in March 21st. Then autumnal equinox will happen in autumn period, that is on September 21st, ठीक है। समर सोल्स्टिस में सिंस समर्स आर गोइंग ऑन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया से पास करता है उसके ऊपर द सन विल बी देयर, ठीक है। विंटर सोल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे रहेगा सन। देन वर्न जो इक्विनॉक्सेस होते हैं उसमें क्या रहेगा, इक्विनॉक्सेस में इक्वेटर पे रहेगा सन, ठीक है। देन हाँ, समर सॉल्स्टिस के टाइम पे देयर विल बी 24 आवर्स लाइट एट द आर्कटिक सर्कल। विंटर सॉल्स्टिस में देयर विल बी 24 आवर्स डार्क एट द आर्कटिक सर्कल। देन वर्नल इक्विनॉक्स में इक्वल डे एंड नाइट रहता है दोनों केसेस में, ठीक है। सो दिस टेबल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो नाउ वील जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस विच वी हैड लेफ्ट अर्लियर। ये क्वेश्चंस बचे थे ना, इनको देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 2025 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ऐसे कुछ गलत नहीं लग रहा मेरे को इसमें। देन एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। सो इवन दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और हमें बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स शुड बी करेक्ट, पर इनका इन्होंने क्या दिया है आंसर, इन्होंने बी आंसर दिया है, ठीक है। देख लेते हैं वाई दे हैव गिवन बी एज द आंसर। देखो क्या है यहाँ पे हो रहा, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट, देखो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, हाँ मैंने बोला कि तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इनफैक्ट। एंड फिर क्या दिया है, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। अच्छा, सो देखो स्टेटमेंट 2 इज नॉट डिफाइनिंग द शिफ्ट, इस ये जो है ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। दिस डज नॉट जस्टिफाई स्टेटमेंट 1 बट दिस जस्टिफाइज स्टेटमेंट 1, है ना। चेंज क्यों हो रहा है एक्सिस में, शिफ्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज एक तो पोलर आइस मेल्ट हो रहा है, सो दैट मास रीडिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग, है ना, वी हैड रेड अबाउट दिस। सो मास रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से द रोटेशन का स्पीड इज स्लोइंग डाउन, ठीक है, एंड दैट इज वाई ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, whereas स्टेटमेंट 2 एकदम अलग स्टेटमेंट दिया है, इवन दो इट इज करेक्ट बट इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन June 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours. So June 21 मतलब समर सॉल्स्टिस, है ना। समर सॉल्स्टिस में कब रहे, कहाँ पे रहेगा, सन विल बी ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये पता है हमको। सो हमें बोल रहा है कि सनलाइट मोर देन 12 आवर्स कहाँ पे रहेगा, दैट विल बी, एक तो आर्कटिक सर्कल पे रहेगा, इट विल बी मोर देन 12 आवर्स। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी इट विल बी मोर देन 12 आवर्स। आर्कटिक सर्कल पे तो इनफैक्ट इट विल बी, आर्कटिक सर्कल नहीं, बिल्कुल जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे 24 आवर्स सनलाइट रहेगी, ठीक है। वेयर एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इट विल बी द लॉन्गेस्ट डे।
ठीक है, सो द आंसर इज फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 2 and 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, नॉर्मली लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होता है? नॉर्मली अकर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, नहीं, इट इज ऑन इन द सेकेंड हाफ, मतलब जून 21st को होता है ना। सो देखो, सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड बाय यूपीएससी, तब पहले भी जून 21st के बारे में पूछा था, अभी भी द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, सो दे डू रिपीट क्वेश्चंस, दैट टू साइमल्टेनियस ईयर्स में भी रिपीट करते हैं। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस शुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अगेन देखो, अगेन 21st जून पे क्वेश्चन है, ऑन 21st जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल। हाँ, दिस इज करेक्ट, हमें पता है कि 24 आवर्स के लिए देर इज डे लाइट एट द नॉर्थ पोल। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। फिर क्या दिया, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट एंटार्क्टिक, नहीं, एंटार्क्टिक पे देर इज नाइट फॉर 6 months। ठीक है, तो जून वगैरह में रात रहेगी। देन इट शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, नहीं, ये होगा इक्विनॉक्स पे। ठीक है, फिर शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड, नहीं, ये होगा विंटर सोल्स्टिस में। ठीक है, दैट इज दिसंबर 21st 22nd। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप देख रहे हो 3 बार सेम चीज़ से क्वेश्चन पूछा, और दैट टू इन वेरी, मतलब 2019, 22 और 24 पास पास में ही उन्होंने 3 बार सेम चीज़ से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, दैट इज़ वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, तो लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम किस पे डिपेंड करता है? सीजन्स पे, है ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन क्या क्या, अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, नहीं, लेंथ नहीं उस पर डिपेंड करता। अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, हाँ, इस पे डिपेंड करता है। देन लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ द प्लेस, नहीं, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। अच्छा हाँ, इस पे भी तो डिपेंड करता है। देखो, सीजन इस पे डिपेंड करेंगे, लैटिट्यूड पोजिशन पे, लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम will depend, but it won't vary from season to season as such। सबसे ज़्यादा किसका फर्क पड़ता है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, दैट इज द थिंग which results in the changes in the length of daytime and nighttime from season to season। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस शुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, सो ये वाला जो चैप्टर है वो कर लिया है हमने। ठीक है।